So, very good evening, all of you. Let's start with today's class. We were doing Constitution, and in the Constitution, we completed Article 12, that is the definition of state. That we dealt with in quite details, and we have covered each and every case in Article 12, starting with Ajay Hasya and Somnath and Rajasthan Electricity Board. We have covered, we have dealt it in detail. Now, moving ahead with the Constitution. Today I'm going to take up Article 13. That is a very important article. And in this article, I'm going to discuss few important topics. And वो important topics कौन से हैं आपके? Just give me 1 minute. Uh, starting with the uh, starting with the uh, we will be covering doctrine of uh, eclipse, doctrine of uh, severability and doctrine of waiver. सो आपके एग्जाम के अंदर डॉक्ट्रिन्स बहुत पूछे जाते हैं, तो आर्टिकल 13 के अंदर आई विल बी कवरिंग 3 डॉक्ट्रिन्स. ठीक है, डॉक्ट्रिन ऑफ एक्लिप्स, डॉक्ट्रिन ऑफ सेवरेबिलिटी एंड डॉक्ट्रिन ऑफ वेवर. ठीक है, लेट्स फर्स्ट अंडरस्टैंड और फर्स्ट रीड द आर्टिकल फ्रॉम द बेयर एक्ट. ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशन का जो बेयर एक्ट है उससे हम पढ़ते हैं. सो डियर स्टूडेंट्स, वी आर डीलिंग विद पार्ट 3 and that part 3 deals with the fundamental right. Okay, so now I am starting with Article 13 and Article 13 gives the power of judicial review. किसकी पावर देता है? Judicial review की पावर देता है Article 13 to the Supreme Court as well as High Courts के पास भी ये पावर है. ठीक है, judicial review की. Now the point is, uh, let's understand it in a simple way. ठीक है, judicial review का क्या मतलब है? Judicial review का ये मतलब है कि भाई हम अभी फंडामेंटल राइट्स पढ़ने वाले हैं. फंडामेंटल राइट आर्टिकल 14 राइट टू इक्वालिटी की बात करता है कि सबको इक्वल ट्रीट किया जाएगा. देन उसके बाद हम देखते हैं कि राइट अगेंस्ट अनटचेबिलिटी, राइट फॉर द एबॉलिशन ऑफ टाइटल्स. बहुत सारे राइट्स हमारे फंडामेंटल राइट्स है. राइट टू लाइफ, राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, आर्टिकल 19. बहुत सारे हमारे फंडामेंटल राइट्स. नाउ व्हाट इफ कि पार्लियामेंट passes a law and that law infringes or abrogates or violates any of the fundamental rights mentioned in part 3 given to the citizens of this country or even to the any person. Foreigners को भी कुछ fundamental rights मिलते हैं. So if parliament कोई law pass करती है, वो law pass करके fundamental rights violate हो जाए, तो उस केस में फिर कौन उसको रिव्यू करेगा कि भाई ये लॉ सही है, कॉन्स्टिट्यूशनल है, इंट्रावायर्स है या अनकॉन्स्टिट्यूशनल है? क्योंकि आप एक चीज ध्यान रखिए कि भाई हमारे संविधान ने फंडामेंटल राइट्स को इम्पोर्टेंस दी है. वो कहते हैं कि फंडामेंटल राइट्स जो है वो पार्लियामेंट वायलेट नहीं कर सकती, एग्जीक्यूटिव भी वायलेट नहीं कर सकती. तो फंडामेंटल राइट्स को अगर वायलेट किया जाए बाय अ लॉ, कैसे वायलेट किया जाए? बाय अ लॉ. जैसे कि मैंने बहुत सिंपल एग्जांपल आपको बताई थी कि पार्लियामेंट आज एक नया लॉ पास कर दे और बोले कि पंजाब यूनिवर्सिटी का लॉ का एग्जाम उस लॉ में लिख दिया जाए कि सिर्फ लड़के दे सकते हैं, लड़कियां नहीं दे सकती. तो इस लॉ से आपका आर्टिकल 14 वायलेट नहीं हो जाएगा? राइट टू इक्वालिटी हो जाएगा ना? यू विल बी सेइंग कि दिस लॉ इज अ ट्रैश. आप बोलोगे ये तो बेकार लॉ बना दिया. व्हाई? बिकॉज ये तो डिस्क्रिमिनेशन कर रहा है ऑन द बेसिस ऑफ सेक्स. कर रहा है कि नहीं? कि अगर बॉयज दे सकते हैं तो गर्ल्स क्यों नहीं दे सकती, है कि नहीं? आप बोलोगे ना. बट आपके बिहाफ पर अब आप क्या करोगे? यू विल चैलेंज दिस लॉ. क्या करोगे? आप इस लॉ को चैलेंज करोगे. चैलेंज करोगे कि दी जो ये लॉ पास किया पार्लियामेंट ने, ये लॉ जो है हमारा फंडामेंटल राइट को क्या कर रहा है? वॉयलेट कर रहा है. तो आप सुप्रीम कोर्ट में जाके चैलेंज करोगे. अब सुप्रीम कोर्ट आर्टिकल 13 के अंदर पावर दी है कि उसको रिव्यू करेगा. सुप्रीम कोर्ट देखेगा कि वाकई ये लॉ जो है किसी फंडामेंटल राइट को वॉयलेट करता है या नहीं करता. ठीक है, उसी के संदर्भ में हमारे पास आर्टिकल, इन दैट कॉन्टेक्स्ट आर्टिकल 13 इज देयर. सो फर्स्ट लेट्स रीड द बेयर लैंग्वेज. इसको रीड करते हैं. देखो आर्टिकल 13 क्लॉज 1, इसका अगर आप जो है मार्जिनल हेडिंग देखोगे तो ये कहता है लॉज इनकंसिस्टेंट विद और इन डेरोगेशन ऑफ द, क्या लिखा है यहाँ पर? फंडामेंटल राइट. तो ऐसे कानून जो कि फंडामेंटल राइट्स के साथ इनकन्फ्लिक्ट हैं, इनकंसिस्टेंट हैं, उनका आपस में टकराव है. जैसे अभी मैंने एक एग्जांपल बताई कि सिर्फ लड़के दे सकते हैं, लड़कियां नहीं दे सकती. तो ये लॉ फंडामेंटल राइट के साथ टकरा रहा है कि नहीं टकरा रहा? इनकंसिस्टेंट है कि नहीं? फंडामेंटल राइट कह रहा है सबको बराबर ट्रीट करो और ये लॉ सबको बराबर ट्रीट नहीं कर रहा है, और ये आपस में क्या कर रहे हैं? टकरा रहे हैं आपस में. तो फिर जब लॉज फंडामेंटल राइट के साथ इनकंसिस्टेंट हो जाएं
इन कन्फ्लिक्ट में आ जाएं तो फिर क्या करना पड़ेगा? तो यहां से पता चलता है। इसको रीड करिए, क्या पर यहां पर वर्ड लिखा है, ऑल लॉज इन फोर्स इन द टेरिटरी ऑफ इंडिया इमीडिएटली बिफोर द कमेंसमेंट ऑफ दिस कॉन्स्टिट्यूशन। तो ये कह रहे हैं जितने भी लॉ इस इंडिया की टेरिटरी में इनफोर्स में थे, ठीक है, लिखा है ना इनफोर्स, कब एनफोर्स में थे बताइए जरा? इमीडिएटली बिफोर द कमेंसमेंट ऑफ दिस, ये जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है कब कमेंस हुआ था बताइए? 26 जनवरी 1950, ठीक है। 26 नवंबर 1949 को हमने ये कॉन्स्टिट्यूशन एनेक्ट किया था, अडॉप्ट किया था। बट ये एनफोर्स कब हुआ था प्यारे बच्चों? 26 जनवरी 1950 को ये एनफोर्स हुआ था। तो मैं आपको बताता हूं कि ये सेक्शन, ये जो आर्टिकल क्लॉज 1 है, ये कह रहा है कि जितने भी कानून, जितने भी लॉज भारत के अंदर एनफोर्समेंट में थे, कब एनफोर्समेंट में थे भारत के अंदर, कब एनफोर्समेंट में थे? बिफोर द कमेंसमेंट ऑफ दिस कॉन्स्टिट्यूशन। तो मैं अगर आपको ड्रॉ करके बताऊं, लेट मी ड्रॉ इट, तो फिर उसमें ज्यादा समझ में आएगा। तो सपोज करो कि दिस इज द टाइम, ये वाला जो टाइम पीरियड है, इस दिन था 26 जनवरी 1950, ठीक है। अब 26 जनवरी को ये मैंने संविधान बना दिया आपका, यहाँ पर ये संविधान लिखा हुआ आपका, ठीक है, ये लागू हो गया यहाँ पर हमारे भारत में। इससे पहले, इससे पहले जितने भी लॉज थे, तो सपोज करो कि ये एक लॉ पाल, यहाँ पर उस टाइम पे तो चलो अंग्रेजों का राज था, तो अंग्रेज जो थे वो भारत के अंदर कानून पास करके भारत के अंदर लागू करते थे। तो आर्टिकल 13 क्लॉज 1 कहता है कि 26 जनवरी 1950 से पहले अगर भारत में कोई भी लॉ एनफोर्स में था, आगे बढ़ते फिर, एनफोर्स में था तो क्या होगा? इन सो फार एस, वो लॉ जिस हद तक, ये क्या लिखा है यहाँ पर वर्ड, इन सो फार एस, जिस हद तक वो लॉ इनकंसिस्टेंट है, किसके साथ इनकंसिस्टेंट है? विद प्रोविजन ऑफ दिस पार्ट, इस पार्ट के साथ। ये पार्ट कौन सा? पार्ट 3। पार्ट 3 में क्या सारे हैं? फंडामेंटल राइट्स। तो अगर भारत में जब हमारा संविधान लागू हुआ था, उससे पहले अगर कोई लॉ पास किया गया था और वो लॉ हमारे फंडामेंटल राइट के साथ इनकंसिस्टेंट है, तो सो फार एज, जिस हद तक वो इनकंसिस्टेंट है, टू दैट एक्सटेंट ऑफ इनकंसिस्टेंसी, वो लॉ जो है क्या होगा? बी वॉइड। शेल लिखा है, शेल बी वॉइड टू दैट एक्सटेंट। ये नहीं कह रहे कि सारा का सारा फंडम, जितना जो पुराना लॉ है सारा का सारा वॉइड हो जाएगा, नहीं कह रहे, अप टू दैट एक्सटेंट, उस हद तक, जिस हद तक वो हमारे फंडामेंटल राइट के साथ इनकंसिस्टेंट है, उस हद तक हम उस लॉ को क्या डिक्लेयर कर देंगे? वॉइड। यहीं से निकल के आता है जो ये लिखा ना, इन सो फार एज टू द एक्सटेंट, यहां से निकल के आता है डॉक्ट्रिन ऑफ सेवरेबिलिटी। क्या निकल के आता है? डॉक्ट्रिन ऑफ, डॉक्ट्रिन ऑफ सेवरेबिलिटी, SEVERABILITY। सेवियरेबिलिटी का मतलब प्यारे बच्चों ये होता है कि अलग करना, सेवियर करना, अलग कर दिया, समझ में आया? तो वो कह रहे हैं कि अगर भारत के अंदर कॉन्स्टिट्यूशन के आने से पहले कोई लॉ था, और वो लॉ, अब जैसे सपोज करो कि ये हमारा संविधान है, और इस संविधान के अंदर आपका आर्टिकल 19(1)(g) लिखा हुआ है। 19(1)(g) लिखा ही होगा, बोलो, ये संविधान है तो लिखा ही होगा। इसके अंदर क्या लिखा होगा कि एवरी पर्सन हैज द फ्रीडम टू कैरी ऑन एनी ऑक्यूपेशन, ट्रेड, बिजनेस और एनी प्रोफेशन। लिखा हुआ है ना यहाँ पर कि कोई भी बिजनेस, ऑक्यूपेशन, ट्रेड, ऑक्यूपेशन, प्रोफेशन हम कर सकते हैं, ठीक है जी। और ये जो लॉ पास हुआ था, सपोज करो इस लॉ के अंदर एक सेक्शन है, एक प्रोविजन है, ये 3 प्रोविजंस ऐसी हैं कि जो इनके साथ, ये आर्टिकल 19 जो हमारा फंडामेंटल राइट है, इसके साथ क्या है? इनकंसिस्टेंट है, मतलब कि ये इसके साथ इन कन्फ्लिक्ट है। समझ में आ गया? इन कन्फ्लिक्ट क्यों है? सपोज करो यहाँ लिखा हुआ है कि ट्रांसपोर्ट का जो बिजनेस है उसमें सिर्फ स्टेट ही बिजनेस कर सकती है, प्राइवेट एंटिटी एंटर नहीं कर सकती, प्राइवेट एंटिटी एंटर नहीं कर सकती, तो सिर्फ ट्रांसपोर्ट का बिजनेस सिर्फ स्टेट करेगी, ठीक है। ये पुराना लॉ चलता आया है, इंडिया में चलता आ रहा है जी, ठीक है जी। कोई भी प्राइवेट बंदा अपनी बस नहीं डाल सकता। मान लो ये लिखा हुआ है कि ऐसा लॉ पास हुआ जिसमें लिखा हुआ है कि सिर्फ यहाँ पर एक पर्सन की या स्टेट की ही मोनोपोली रहेगी, और इस बिजनेस में कोई और एंटर नहीं कर सकता। तो बताओ यहाँ पर फिर ये लॉ बिल्कुल ठीक है, क्योंकि इस टाइम पे हमारा कॉन्स्टिट्यूशन तो है ही नहीं। तो सपोज करो ये बंदा, सरदार जी या कोई भी ये बंदा ऐसे यहाँ पर भारत में, और ये कह रहा है, ओ यार मैं बसा पानिया सी, मैं चलानी है बसा, ते पर
ये लॉ इसको रोक रहा है कि आप बस नहीं डाल सकते, नहीं डाल सकते ना, ठीक है। कोई ट्रांसपोर्ट का बिजनेस ये नहीं स्टार्ट कर सकता, तो नहीं स्टार्ट कर सकता तो ये कोर्ट में जा ही नहीं सकता। क्यों? क्योंकि इसके पास तो अभी फंडामेंटल राइट है ही नहीं, क्योंकि अभी तो हमारा संविधान लागू हुआ ही नहीं। बोलो यस और नो। जब संविधान लागू होके इसको राइट्स मिलेंगे, तब ये जाके कोर्ट में बोल सकता है कि सर मेरे को संविधान ने जो लागू हो गया 19 आर्टिकल 19 में बोला कि मैं कोई भी ऑक्यूपेशन ट्रेड बिजनेस कर सकता हूं, और सर ये वाला लॉ के अंदर जो सेक्शन लिखे हुए हैं, प्रोविजंस हैं, ये सर मेरे फंडामेंटल राइट के साथ टकराव खा रही हैं। ये कह रही है कि तुम नहीं कर सकते, और ये कह रहा है कि तुम कर सकते हो, है ना? यही है ना? पर जब तक संविधान लागू नहीं होगा, ये कुछ नहीं कर सकता, क्योंकि इसके पास ऐसा कोई राइट था ही नहीं कि वो कोई भी ऑक्यूपेशन ट्रेड बिजनेस कर ले। तो ये जब लॉ बना था, तो ये लॉ बिल्कुल ठीक था। तब ये इसका किसी के साथ टकराव नहीं था। बोलो यस और नो। क्योंकि इसका मेन दुश्मन तो हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है, जो राइट्स देगा इस लॉ का, वो तो बाद में आएगा ना। बोलो यस और नो। तो ये बिल्कुल सही चलता जाएगा, चलता जाएगा, और ये पर्सन ट्रांसपोर्ट का बिजनेस नहीं कर सकता, क्योंकि लॉ ने उसके ऊपर क्या लगाई है? प्रोहिबिशन लगाई हुई है, रोक लगाई हुई है। बट जैसे ही 26 जनवरी 1950 आया, ये पढ़े लिखे इंसान थे, इन्होंने अपना संविधान पढ़ा, उन्होंने बोला बहुत अच्छा यार, फंडामेंटल राइट मिल गया मुझे, बहुत तगड़ा फंडामेंटल राइट मिल गया। इन्होंने फिर आर्टिकल 13 भी पढ़ा। पहले इन्होंने आर्टिकल 19 पढ़ा, जिन्होंने देखा कि मेरे पास राइट है। फिर इन्होंने क्या पढ़ा? आर्टिकल, उन्होंने पढ़ा आर्टिकल 13 में लिखा है कि अगर भारत में कॉन्स्टिट्यूशन से आने से पहले अगर कोई लॉ है, और वो लॉ फंडामेंटल राइट के साथ क्या खा रहा है, इन कन्फ्लिक्ट है, तो वो लॉ उस हद तक क्या डिक्लेयर कर दिया जाएगा? वॉइड। तो इनको पता चला कि ये लॉ को तो मैं चैलेंज कर सकता हूं अब। तो ये फिर कोर्ट में जाते हैं, और कोर्ट में जाके चैलेंज करते हैं कि सर ये जो लॉ बना था भारत के अंदर, ये मेरे फंडामेंटल राइट के साथ कन्फ्लिक्ट खा रहा है, सर इसको आप क्या डिक्लेयर कर दो? वॉइड डिक्लेयर कर दो। तो वो करना भी पड़ेगा, क्योंकि आर्टिकल 13 में लिखा है इट शैल बी डिक्लेयर्ड वॉइड। शैल मतलब ड्यूटी है। क्या है शैल मतलब? किसकी ड्यूटी है? सुप्रीम कोर्ट की ड्यूटी है, उसको क्या डिक्लेयर करना पड़ेगा। बट शैल का मतलब ये नहीं कि कोर्ट कुछ एनालाइज नहीं करेगा। कोर्ट देखेगा, कोर्ट क्योंकि जजेस हैं, उनको लॉ आता है, वो देखेंगे कि वाकई फंडामेंटल राइट वॉलेट हो रहा है या नहीं हो रहा। तो हो तो रहा है, हमने देखा है यहाँ पर हो तो रहा है कि नहीं, हो रहा है कि नहीं हो रहा। आर्टिकल 19 में है ना पावर, कि हर एक सिटीजन को राइट दिया ना कि आप कोई भी बिजनेस ऑक्यूपेशन कर सकते हैं। बताइए यस और नो, दिया है कि नहीं दिया? वही मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि जब ये राइट दिया है, तो प्यारे बच्चों, वो कोर्ट में जाके इसको क्या डिक्लेयर करवाएंगे? वॉइड डिक्लेयर करेंगे। डॉक्ट्रिन ऑफ सेवरेबिलिटी पे आओ। अब इस लॉ के अंदर ये 3 सेक्शन थे जो ये कह रहा था कि ये बिजनेस नहीं करना। बाकी ये लॉ के अंदर और भी बहुत सारी प्रोविजन है, और भी बहुत सारे मान लो कि इस लॉ के अंदर 60 सेक्शन हैं। 60 में से 3 सेक्शन ऐसे हैं कि जो कि क्या खा रहे हैं? कंफ्लिक्ट खा रहे हैं। तो क्या कोर्ट फिर इसको पूरे को वॉइड डिक्लेयर कर देगा? इन सो फार एज इट इज, उस हद तक, जिस हद तक ये लॉ इनकंसिस्टेंट है, उस हद तक इस लॉ को क्या डिक्लेयर कर दिया जाएगा? यही है बस डॉक्ट्रिन ऑफ सेवरेबिलिटी। मतलब कि उसको सेवियर कर दो, जितना हिस्सा उसका कंफ्लिक्ट खा रहा है, उतने हिस्से को वॉइड डिक्लेयर करो। बाकी लॉ तो बिल्कुल ठीक है, बाकी लॉ के अंदर जो प्रोविजंस हैं, वो तो हमारे फंडामेंटल राइट के साथ कोई कंफ्लिक्ट है नहीं खा रही है, वो तो बिल्कुल वैलिड है। बोलो यस और नो। समझ में आई बात या नहीं? यही है डॉक्ट्रिन ऑफ सेवरेबिलिटी, कि भाई कोर्ट विल नॉट डिक्लेयर द होल लॉ वॉइड। नहीं, कोर्ट विल डिक्लेयर ओनली दैट पार्ट ऑफ द लॉ विच इज इन कन्फ्लिक्ट विद द फंडामेंटल राइट। समझ में आई बात? इसकी मैं आपको प्रैक्टिकल एग्जांपल दूंगा। इंडियन पीनल कोड सेक्शन 377, बट वो इसमें नहीं फॉल करेगा, क्योंकि इस एग्जांपल में मैं दे नहीं सकता वो। ठीक है, वैसे देने को चलो दे भी सकते हैं, क्योंकि वो 1860 में बन गया था। हमारा इंडियन पिनल कोड कब बन गया था? पुराना बना हुआ है ना, पुराना बना हुआ है, तो यहाँ पर भी वैसे आ सकता है, मैं बाद में दूंगा वो। तो यहाँ तक तो हमें समझ में आ गया कि आर्टिकल 13 क्लॉज 1 रिव्यू की पावर दे रहा है। किसकी दे रहा है पावर? रिव्यू। रिव्यू किसको करना है? कोई लॉ जो फंडामेंटल राइट के साथ क्या खा रहा है? इनकरेक्ट। और उसको फिर क्या डिक्लेयर कर देना है? क्योंकि फंडामेंटल राइट्स को क्या पोजीशन दी है? ट्रांसेंडेंटल पोजीशन, मतलब एक सेक्रेट पोजीशन है, इंपॉर्टेंट पोजीशन है। भैया आप फंडामेंटल राइट्स वायलेट नहीं कर सकती, स्टेट वायलेट नहीं कर सकती। समझ में आई बात? यहां तक तो क्लियर हो गया ना? हाँ जी। हाँ बेटे, बिल्कुल सही है आपकी बात।
कि वो लॉज पास करते थे और वहां का सुप्रीम कोर्ट जो है वो फिर उसको अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर करता था। तो उन्होंने बोला कि भाई अब जो एफसीसी बना दिया उन्होंने, फेडरल कोर्ट ऑफ वो वाला, तो उसमें क्या है कि अब वो जजेस अपने वाले अपॉइंट करते हैं, ठीक है, क्योंकि एग्जीक्यूटिव के पास पावर है। तो वो फिर नॉर्मली पार्लियामेंट का बनाया हुआ लॉ जो है उसको नॉर्मली वो डिक्लेयर अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर नहीं करेंगे, मतलब इसीलिए बिल्कुल आपने सही बोला। चलिए आगे चलते हैं। तो अब ये है आर्टिकल 13 क्लॉज 1 हो गया जी, और इसमें डॉक्ट्रिन ऑफ सेवरेबिलिटी को हमने चेक किया। अभी उसकी बहुत डिटेल करनी है, पर आगे देखिए। देन आप ये क्लॉज 2 पढ़िए प्लीज। द स्टेट, क्या लिखा है यहाँ पर? द स्टेट, स्टेट नहीं करेगी। स्टेट, अब आपको स्टेट की डेफिनेशन पता है ना, आर्टिकल 12 किया था हमने। द स्टेट, आगे क्या लिखा है? शैल नॉट, मतलब स्टेट की ड्यूटी है कि वो ऐसा नहीं करेगी। क्या नहीं करेगी? मेक एनी लॉ विच टेक्स अवे और विच एब्रिजेस द राइट्स कन्फर्ड बाय दिस पार्ट, मतलब विच टेक्स अवे द फंडामेंटल राइट। स्टेट ऐसा कोई लॉ बनाएगी ही नहीं जो लॉ फंडामेंटल राइट को क्या करता हो? वायलेट करता हो, एब्रिज करता हो। अगर बना दिया, अगर बना दिया मान लो, वैसे तो बोला कि नहीं बनाना है, तो स्टेट तो ऐसे बहुत सारे लॉ बना देती है जो कि बाद में सुप्रीम कोर्ट में जाके क्या होते हैं? चैलेंज होते हैं। अगर बना दिया तो फिर एनी लॉ मेड इन कॉन्ट्रावेंशन ऑफ दिस क्लॉज, अगर कोई लॉ बना दिया इस प्रोविजन की कॉन्ट्रावेंशन में, मतलब ऐसा कोई लॉ बना दिया जो फंडामेंटल राइट को क्या करता है? वायलेट करता है, तो वो लॉ शैल शैल बी, क्या लिखा है यहाँ पर? वॉइड, बट सारा का सारा नहीं, क्या लिखा है? टू द एक्सटेंट ऑफ द कॉन्ट्रावेंशन। वही डॉक्ट्रिन ऑफ सेवरेबिलिटी की बात आ गई। पर तो आपको ये पॉइंट क्लियर होना चाहिए कि ये दो क्लॉज में बात तो सेम ही बोल रहे हैं, सेम ही बोल रहे हैं ना, बट फिर फर्क क्या है? फर्क ये है कि ये बात कर रहा है वो वाले लॉज जो संविधान के आने से पहले आए थे, और ये बात कर रहा है वो वाले लॉज जो संविधान के लागू होने के बाद आए हैं, और स्टेट ने वो पास किए हैं। ठीक है, तो यहाँ पर मैं अगर ड्रॉ करके दिखाऊं, तो ये जो 26 जनवरी के बाद सपोज करो, यहाँ पर अब हमारा संविधान आ गया, हमारी पार्लियामेंट है ना, इलेक्शंस हुए, हमारी सरकार बनी, तो उन्होंने कोई लॉ पास कर दिया। सपोज करो ये देखो, मैंने लॉ बना दिया, लॉ पास कर दिया इन्होंने, ठीक है। लॉ यही पास किया है कि भाई भारत के अंदर क्लैट का पेपर या पंजाब यूनिवर्सिटी का पेपर सिर्फ लड़के दे सकते हैं, लड़कियां नहीं दे सकती। ये लॉ बना दिया। अब आपको नहीं लगता कि ये लॉ ऐसा है विच एब्रिजेस द फंडामेंटल राइट, है कि नहीं? और जबकि उनके ऊपर ड्यूटी थी कि उनको ऐसा लॉ नहीं बनाना है, बट बना दिया है। तो बना दिया है, तो अब इसको अगर बना दिया है और ये वायलेट कर रहा है, तो इसको क्या डिक्लेयर करना पड़ेगा? वाइड। तो आप में से कोई चैलेंज करेगा इसको, इस लॉ को क्या करेगा? कोई चैलेंज करेगा। जब चैलेंज करेगा तो कोर्ट इस लॉ को अगर ये लॉ सिर्फ पीयू की बात करता है, मान लो नीट की भी बात करता है, मान लो जेडब्ल्यू की भी बात करता है, बहुत सारी चीजों की बात करता है, उसमें से सिर्फ पीयू में इन्होंने डिस्क्रिमिनेशन की, बाकी में किसी में नहीं की। सिर्फ पीयू वाले में बोला कि बस लड़कियां नहीं दे सकती, लड़के दे सकते हैं। तो फिर इस लॉ को क्या कोर्ट सारा का सारा अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर करेगा, या फिर ओनली अप टू दैट एक्सटेंट विच इज इन कन्फ्लिक्ट विद द फंडामेंटल राइट? ओनली अप टू दैट एक्सटेंट। दिस इज वेरी सिंपल, ठीक है, बहुत सिंपल है, इजी से हमें समझ में आ रहा है। पर अब आपको एक और चीज ध्यान रखनी पड़ेगी कि प्यारे बच्चों, फंडामेंटल राइट्स, पहले आपको ये भी देखना पड़ेगा कि फंडामेंटल राइट्स मिल किसे रहे हैं। देखो, फंडामेंटल राइट्स आर्टिकल 14 से स्टार्ट हो जाते हैं ना, 14, 15, 16, 17, 18, 19, है ना, जाते हैं ना, कितने आगे 29, 30 तक जाते हैं। प्यारे बच्चों, फंडामेंटल राइट्स कुछ ऐसे हैं कि जो सिटीजन्स को भी मिल रहे हैं और फॉरेनर्स को भी मिल रहे हैं। जैसे आर्टिकल 21, राइट टू लाइफ। एक फॉरेनर इंडिया में घूमने आया, उसका भी तो राइट टू लाइफ होगा ना, हालांकि वो हमारा नागरिक नहीं है, बट उसको भी हमारा संविधान क्या देता है? राइट टू लाइफ। जब आप आर्टिकल 21 पढ़ेंगे, वहां पर वर्ड ये नहीं लिखा एनी सिटीजन, वहां पर वहां पर लिखा है एवरी पर्सन। क्या लिखा है वहां पर? एवरी पर्सन। वर्ड क्या यूज हो रहा है वहां पर? पर्सन। तो पर्सन में तो फिर फॉरेनर भी आएगा और सिटीजन भी आएगा। तो अगर एक फॉरेनर इंडिया में घूमने आया और उसको बिना किसी वजह से उसको अरेस्ट कर लिया और जेल में डाल दिया, तो उसका फंडामेंटल राइट वॉलेट हो जाएगा या नहीं हो जाएगा? वो आर्टिकल 21 वॉलेट होगा ना उसका? समझ में आई बात या नहीं? जैसे मैं एक सिंपल सी एग्जांपल बताता हूँ आपको, फिर ज्यादा समझ में आएगा। आर्टिकल 21 तो सिटीजन्स को भी मिलता है राइट टू लाइफ, और फॉरेनर्स को भी मिलता है। आर्टिकल 19 की बात करो, आर्टिकल 19 जो है वो फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, राइट टू मूव फ्रीली थ्रू आउट द टेरिटरी ऑफ इंडिया, राइट टू फॉर्म यूनियन एसोसिएशन एंड कोऑपरेटिव सोसाइटीज, राइट टू असेंबल पीसफुल, है राइट टू प्रोटेस्ट का भी, हाँ, राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन में प्रोटेस्ट का भी राइट इम्प्लिसिट है।
फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन। बोल तो नहीं मैं रहा, मैं प्रोटेस्ट कर रहा हूँ, मैं एक्सप्रेस कर रहा हूँ कुछ। राइट टू प्रोटेस्ट, मैं एक्सप्रेस कर रहा हूँ। क्या एक्सप्रेस कर रहा हूँ? अपनी डिसेंट। क्या एक्सप्रेस कर रहा हूँ मैं अपनी? आई एम डिसेंटिंग विद द गवर्नमेंट ऑन सम पॉइंट, आई एम नॉट एग्रीइंग विद द गवर्नमेंट एंड आई बिलीव कि गवर्नमेंट की ये पॉलिसी गलत है, तो मैं प्रोटेस्ट कर रहा हूँ कि गवर्नमेंट ये पॉलिसी लेके ये गलत है। आई एम एक्सप्रेसिंग माई डिसेंट टू द गवर्नमेंट, बट द पॉइंट इज पीसफुल प्रोटेस्ट का राइट है, वायलेंट प्रोटेस्ट का राइट नहीं है। समझ में आ गई? आर्टिकल 19 क्या फॉरनर को मिल सकता है? क्योंकि वहां पर वर्ड क्या लिखा है? एवरी सिटीजन हैज अ राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड, वहां पर वर्ड क्या लिखा है? यहाँ पर देखिए ना आप ध्यान से, यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो फिर आप ज्यादा अच्छे से अप्रिशिएट करेंगे इस चीज को, क्योंकि अभी आप लोगों ने ना पढ़े भी नहीं होंगे ना ये। तो यहाँ पर देखिए जैसे इक्वालिटी का राइट, देखिए आर्टिकल 14 क्या लिखा है? स्टेट शैल नॉट डिनाई टू, क्या यहाँ वर्ड क्या लिखा है? एनी पर्सन, ये लिखा है टू एनी सिटीजन। सिटीजन के साथ जो है भेदभाव नहीं किया जाएगा, उनके साथ इक्वालिटी की जाएगी। क्या यहाँ पर वर्ड क्या लिखा है? एनी, मतलब फॉरेनर्स को भी ये राइट मिलता है इक्वालिटी का। ठीक है जी, 14 तो चलो फॉरेनर्स को भी मिलता है और सिटीजन को भी मिलता है। देन आप एक बार 19 को देखिए, चेक करिए 19 किसको मिलता है, क्योंकि वो हमारे लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, आर्टिकल 19 देखिए क्या लिखा है यहाँ पर वर्ड? ऑल सिटीजन शैल हैव द राइट टू, क्या लिखा है? फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, ये लिखा है ना यहाँ पर। तो आर्टिकल 19 फॉरेनर्स को तो नहीं मिलता ना, बोलो यस और नो? फॉरेनर्स को तो ये नहीं मिलता। अब आप बोलोगे सर ये क्यों पढ़ा रहे हो हमें? मैं इसलिए पढ़ा रहा हूँ प्यारे बच्चों, अब आपको एक मेन पॉइंट को समझना पड़ेगा यहाँ पर। मेन पॉइंट ये है कि जैसे कि मैंने आपको बोला, अब सपोज करो लॉ पास हो गया, पार्लियामेंट ने लॉ पास किया। पार्लियामेंट ने लॉ पता क्या पास किया है? कि कोई भी फॉरेनर जो इंडिया में आएगा वो सोशल मीडिया के ऊपर कोई पोस्ट नहीं डाल सकता। मान लो ऐसा लॉ पास हो गया कि वो फेसबुक सोशल मीडिया पे कोई भी पोस्ट नहीं डाल सकता जब तक वो इंडिया में ट्रैवल कर रहा है, जब तक वो इंडिया में उसका वीजा है और जब तक वो इंडिया में है, तब तक वो सोशल मीडिया पे कुछ भी पोस्ट नहीं कर सकता। ये लॉ बन गया। अब ये लॉ, आपको नहीं लगता आर्टिकल 19 क्लॉज 1 अभी आपने पढ़ा, फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, भाई मैं सोशल मीडिया पे कुछ भी टाइप करूं अपना ओपिनियन, तो मेरा फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन है या नहीं? कुछ भी तो नहीं मैं कर सकता, बिकॉज एब्सोल्यूट तो नहीं है, रिस्ट्रिक्शंस हैं रीजनेबल, वो तो चलो बात की बात है। बट ये एक फॉरेनर इंडिया में आया और वो इंडिया में आके वो जब अपना फेसबुक ऑन करने लगा तो उसको किसी ने बताया भाई इंडिया में लॉ है, ठीक है, तू नहीं कर सकता, अगर तू ऐसा करेगा फेसबुक चलाएगा सोशल मीडिया चलाएगा तो तेरे को जेल हो जाएगी। लॉ में प्रोविजन है, उसने बता भी दी कि लॉ का सेक्शन 22 है। मैं बता रहा हूँ अपनी तरफ से, कोई लॉ ऐसा है नहीं इंडिया के अंदर, मतलब मैंने एक फिक्शन क्रिएट करी है। तो वो फॉरेनर बताइए इस लॉ को चैलेंज करेगा कि ये इनकंसिस्टेंट है जी और इस लॉ को वॉइड डिक्लेयर किया जाए? बताइए। हाँ जी, आंसर इज रॉन्ग। वो नहीं चैलेंज कर सकता, बताओ क्यों? क्योंकि क्योंकि उसके पास आर्टिकल 19 फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन है ही नहीं। तो ये लॉ जो फॉरेनर्स के ऊपर अप्लाई हो रहा था, ये फंडामेंटल राइट के साथ कंफ्लिक्ट में है ही नहीं। बोलो क्यों? क्योंकि वो फंडामेंटल राइट जो वो क्लेम कर रहा है वो उसको राइट ही नहीं मिला। जब राइट ही नहीं मिला तो कंफ्लिक्ट किसके साथ है? जब राइट ही नहीं मिला तो कंफ्लिक्ट किसके साथ है? तो ये लॉ बिल्कुल वैलिड रहेगा जी। समझ में आई बात? यानी ये लॉ बिल्कुल क्या रहेगा? वैलिड रहेगा। पर यही मान लो लॉ में लिख देते कि कोई भी पर्सन सोशल मीडिया नहीं चला सकता, चाहे फॉरेनर चाहे इंडियन, यहाँ पर ये सेक्शन डाल दिए इन्होंने। अब मुझे बताइए क्या एक इंडियन सिटीजन का राइट वायलेट हो रहा है इस लॉ से? हो रहा है कि नहीं हो रहा? फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन हो रहा है ना वायलेट, तो वो तो इसको चैलेंज करेगा। एंड टू दैट एक्सटेंट इस लॉ को क्या डिक्लेयर किया जाएगा? ठीक है, क्या डिक्लेयर किया जाएगा? वॉइड। ठीक है, वॉइड डिक्लेयर किया जाएगा। पर याद रहे कि ये लॉ क्वा सिटीजन्स तो ये इन अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर हो जाएगा, वॉइड डिक्लेयर हो जाएगा। बट क्वा फॉरेनर्स, ठीक है, वर्ड यूज होता है क्वा, क्यू यू ए, मतलब इन रिलेशन विद द फॉरेनर्स ये लॉ वैलिड रहेगा। इन रिलेशन टू द सिटीजन ये लॉ क्या डिक्लेयर हो जाएगा? वॉइड। तो आपको ये भी चेक करना है कि फंडामेंटल राइट जो वॉयलेट कौन क्लेम कर रहा है, और जो क्लेम कर रहा है क्या उसको वो फंडामेंटल राइट मिला भी है या नहीं। अगर नहीं मिला है तो लॉ बिल्कुल क्या रहेगा? वैलिड रहेगा। और अगर मिला है तो लॉ क्या डिक्लेयर हो जाएगा? वॉइड। तो सिटीजन के रिलेशन में ये लॉ क्या डिक्लेयर हो जाएगा? वॉइड। बट फॉरेनर्स के रिलेशन में ये लॉ क्या रहेगा? बिल्कुल वैलिड। समझ में आई बात? यह है। तो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। नाउ डॉक्ट्रिन ऑफ सेवरेबिलिटी भी समझ में आया आपको। फिर ये पोस्ट कॉन्स्टिट्यूशन लॉज है और ये क्या है? प्री कॉन्स्टिट्यूशन लॉज। फर्स्ट क्लॉज प्री कॉन्स्टिट्यूशन लॉ की बात करता है और सेकंड क्लॉज पोस्ट कॉन्स्टिट्यूशन लॉज की बात करता है। अब इसके ऊपर डॉक्ट्रिन ऑफ, हाँ जी क्या हुआ बच्चे? फॉरेनर्स,
फॉरेनर्स वाला देखो, इसमें कंफ्यूज होने की वाली कोई बात नहीं है। हमने सिर्फ इतना समझा कि जो आर्टिकल 13 है वो जुडिशियल रिव्यू की बात करता है और कहता है कि अगर कोई लॉ पास होता है और वो फंडामेंटल राइट को क्या करता है, वॉयलेट करता है, तो उसको वॉइड डिक्लेयर करना है। मैंने बोला कि भाई अगर जो कोई लॉ बना है तो पहले आपको ये भी चेक करना पड़ेगा कि वो लॉ जो है किसका राइट वॉयलेट कर रहा है, सिटीजन का राइट वॉयलेट कर रहा है या फॉरनर का। अगर आप कह रहे हो कि सर फॉरनर का राइट वॉयलेट हो रहा है, तो पहले आप चेक करो कि जोन सा राइट वॉयलेट हो रहा है वो फॉरनर को मिलता भी है या नहीं मिलता। जैसे कि मैंने बहुत इजी एग्जांपल बताई कि आर्टिकल 19 में वर्ड क्या लिखा है, ऑल सिटीजन हैव फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन। तो आर्टिकल 19 हमारे फॉरनर्स को तो नहीं ना मिलता, बोलो यस और नो। क्या एक फॉरनर आके यहाँ कह सकता है कि मेरा फ्रीडम ऑफ स्पीच एक्सप्रेशन है, या फिर मान लो उसके अंदर और भी राइट्स थे, राइट टू ट्रेवल फ्रीली थ्रू आउट द टेरिटरी ऑफ इंडिया, राइट टू रिजाइड एनीवेयर विद इन द टेरिटरी ऑफ इंडिया। तो एक फॉरनर आके बोले भाई आर्टिकल 19 मेरा राइट है, मैं कहीं भी रह सकता हूँ, मैं अपना घर बिल्कुल पार्लियामेंट के साथ ही बनाऊंगा, राष्ट्रपति भवन के सामने एक बड़ा सा महल खड़ा कर दूंगा और मैं वहीं रहूंगा, जो करना कर लो, मेरा आर्टिकल 19 है। भाई उसको बताया जाएगा कि आर्टिकल 19 सिर्फ किसको मिलता है, सिटीजन को मिलता है। आई बात समझ या नहीं? तो मैंने वैसे ही एक एग्जांपल बताई कि एक लॉ पास हुआ पार्लियामेंट ने, एमी फिक्शनल मैंने एग्जांपल दिए कि लॉ कहता है कि भाई कोई भी पर्सन जो इंडिया में है, अब सिटीजन भी आ गए और फॉरनर भी आ गए, जो इंडिया में है वो सोशल मीडिया नहीं चला सकते, जो पोस्ट करेंगे उनको सजा हो जाएगी 2 साल की। ठीक है, एक फॉरनर आया इंडिया में, फॉरनर आके वो अपना फोन चलाने लगा, तो फिर आप में से किसी बच्चे ने उसको समझाया कि भाई इंडिया में लॉ है, ऐसा करेगा तो तू जेल हो जाएगी, कोई भी नहीं चला सकता यहाँ पर। नॉर्थ कोरिया बना दिया उसको, इंडिया को, है ना। नॉर्थ कोरिया, किंग जोंग उन, वो तो ऐसी रिस्ट्रिक्शन वही लगाता है कि नहीं। तो फिर अब क्या होगा जी, वो कहता है अच्छा ऐसा लॉ है, ये तो बहुत ही बुरा लॉ है, मैं तो भारत का जो सुप्रीम कोर्ट है वहां चैलेंज करूंगा इसको जाके, क्योंकि ये लॉ फंडामेंटल राइट को क्या कर रहा है, वायलेट है। पर उसको किसी ने ये नहीं बताया कि भाई पहले भारत का वो कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ तो ले, कि जो तू कह रहा है कि फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, आर्टिकल 19 वाला जो फंडामेंटल राइट है वो तो फॉरेनर्स को मिलता ही नहीं है। तो फिर तेरा राइट कुछ नहीं वॉयलेट हुआ, क्योंकि जब राइट तो वॉयलेट तब होता है जब मैं आपको दूं, जैसे मान लो आपका यहाँ क्लास लगाने का राइट है ना आपका राइट, और मैं आपको क्लास ना लगाने दूं तो आपका राइट क्या हो जाएगा, वॉयलेट हो जाएगा, तो आप रेमेडी लेने जाओगे कोर्ट के अंदर। पर एक बच्चा जिसने यहाँ एडमिशन ही नहीं ली, उसको राइट ही नहीं है, और वो एम ही चौड़ा होकर बोले कि मैं जा रहा हूँ कोर्ट के अंदर, आप अलाउ नहीं कर रहे मुझे बैठने के लिए। ये आपने जो रूल पास किया है कि मेरी परमिशन के बगैर कोई अंदर आके क्लास नहीं लगा सकता, ये रूल आपका गलत है। ये रूल हमारा फंडामेंटल राइट जो हमारे मिलते हैं वो गलत, मैं बोलूंगा फंडामेंट, जो फंडामेंटल राइट छोड़ो, वो कहता है ये रूल आपका गलत है कि आप अपनी मर्जी से बच्चों को यहाँ अटेंड करने दोगे क्लास। मैं बोलूंगा क्यों? वो कहता है कि बस गलत है, मैं जा रहा हूँ कोर्ट। तो कोर्ट में जाएगा, कोर्ट में जाके बोलेगा कि सर ये ना आने नहीं देते, बैठने नहीं देते क्लास के अंदर ना, वैसे मैं ऐसा नहीं हूँ, मैं जेनरस बंदा हूँ, ठीक है। वो कहेगा आने नहीं देते ये, तो वो बोलेगा अच्छा नहीं आने देते, तो ये देखो इन्होंने रूल बनाया, ये रूल बहुत बेकार है, इस रूल को आप अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर कर दो। तो कोर्ट बोलेगा ठीक है रूल तो बनाया है, पर तेरा क्या वायलेट हो रहा है? वो कह रहा है मेरा राइट। वो कहेगा तेरा राइट है वहां क्लास लगाने का? कह रहे नहीं। तो फिर ये रूल बिल्कुल ठीक है, बोलो यस और नो। जो अननोन पर्सन है उसको हम क्लास लगाने नहीं देंगे, बोलो यस और नो, वही बात हो गई ना। तो मैं वैसे ही समझा रहा हूँ कि फॉरनर चला भी जाए कोर्ट के अंदर, कोर्ट इस लॉ को वॉइड डिक्लेयर करेगा ही नहीं। क्यों? क्योंकि पहली बात उसका कोई फंडामेंटल राइट वॉयलेट ही नहीं हो रहा। तो वो किस ग्राउंड पे आया है कि ये लॉ जो है मेरे फंडामेंटल राइट्स के साथ कंफ्लिक्ट में आ रहा है? क्योंकि वो बेचारा इग्नोरेंट था, क्योंकि वो फंडामेंटल राइट तो उसको मिल ही नहीं रहे। तो मेरा पॉइंट, कहने का पॉइंट है कि पहली बात तो फंडामेंटल राइट्स मिलने चाहिए ना, तब जाके हम उसको चैलेंज करेंगे कि ये लॉ हमारा फंडामेंटल राइट क्या करता है, वॉयलेट करता है। और वेयर एज अब सिटीजन की बात करो, सिटीजन को तो आर्टिकल 19 मिलता है ना, उनमें तो लिखा है ना फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन। बताओ उनको तो फंडामेंटल राइट मिलता है और ये लॉ उसका राइट तो वॉयलेट कर ही रहा है सिटीजन का, तो सिटीजन तो इसको चैलेंज करेंगे ही करेंगे, और फिर सिटीजन के रिलेशन में ये लॉ वॉइड डिक्लेयर हो जाएगा। सारा का सारा नहीं, जितने सेक्शंस कंफ्लिक्ट खा रहे हैं उतना ये वॉइड हो जाएगा, सिटीजंस के लिए वॉइड है। तो मतलब सिटीजंस अगर अपना फेसबुक ऑन कर भी लें, तो ये लॉ ही जब अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर हो गया, तो फिर ये लॉ में सजा मिलेगी नहीं, क्योंकि वो लॉ ही डिक्लेयर क्या कर दिया हमने, अनकॉन्स्टिट्यूशनल। बट यही अगर फॉरनर निकाल के बैठ जाए तो वो बोले देखो कोर्ट ने अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर कर दिया, कोर्ट ने अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर किया विद रिलेशन टू द सिटीजंस, नॉट विद रिगार्ड टू द फॉरनर्स। तो वही मैं एक ये अभी जो बैठने वाले एग्जांपल दे रहा था, अब आप में से कोई अंदर आना चाहता है और मेरा रूल है कि मैं अपनी मर्जी से आने दूंगा, तो आप बोलोगे नहीं ये रूल गलत है, मेरे राइट को क्या कर रहा है, ये वॉयलेट कर रहा है। तो आपके लिए ये रूल अनकॉन्स्टिट्यूशनली क्लियर हो गया, बट जो अननोन पर्सन जो इस क्लास में बैठना चाहता था उसके लिए ये रूल अभी भी बिल्कुल क्या है, वैलिड है, क्योंकि आपका तो वो राइट था ही नहीं। समझ में आ गई बात? तो एज सिंपल एज दैट। अब तो आपको समझ में आ गया किसका डाउट था ऑनलाइन?
आ गया समझ? हाँ ठीक है, ये तो क्लियर हो गया। अब यहां तक हमारा क्लियर हो गया। अब मैं आपके साथ जो है ना, ये मैंने हमें दो प्रोविजंस पढ़ ली है। इसके बाद प्यारे बच्चों हमने ना लॉ का मीनिंग भी समझना है कि लॉ का क्या मतलब है। आप सोचोगे लॉ तो सिर्फ वही है जो पार्लियामेंट पास करता है, वही लॉ नहीं। अगर आप सिर्फ पार्लियामेंट वाले लॉ को लॉ समझते हो, फिर तो बहुत ही लिमिटेड सी पावर होगी कोर्ट के पास। भाई व्हाट इफ अगर डीसी साहब आज एक ऑर्डर पास कर दें, लुधियाना के अंदर एक ऑर्डर पास कर दें कि लड़कियां जो हैं एक्टिवा एक्टिवा नहीं चला सकती। अब पार्लियामेंट ने लॉ पास किया, डीसी साहब ने मान लो कि कोई ऐसा एग्जीक्यूटिव ऑर्डर पास किया। कौन सा पास किया है? एग्जीक्यूटिव ऑर्डर। तो फिर तो आप बोलोगे ये तो लॉ नहीं है, ये तो ऑर्डर है। ऑर्डर है तो फिर मैं इसको चैलेंज नहीं कर सकती, भले ही वो आपके फंडामेंटल राइट वॉलेट कर रहा है कि नहीं कर रहा, इनइक्वालिटी कर रहा है ना। तो फिर यहां से आप लॉ की मीनिंग देखोगे, लॉ का मतलब है ऑर्डिनेंस। ऑर्डिनेंस कब पास होता है बताओ? ऑर्डिनेंस कब पास होता है? जब इमरजेंसी सिचुएशन और पार्लियामेंट सेशन में ना हो। जैसे मान लो नेशनल इमरजेंसी लगी हुई है, वॉर लगी हुई है, ठीक है, वॉर लग गई है, पार्लियामेंट सेशन में नहीं है, तो हमें कोई लॉ बनाना है या कुछ करना है, लॉ पास करना है, तो फिर उस टाइम पे ऑर्डिनेंस पास होता है। समझ में आया? अभी नहीं समझ में आएगा, ऑर्डिनेंस जब हम पढ़ेंगे, बट अभी समझ लो ऑर्डिनेंस इमरजेंसी सिचुएशन में पास होता है। समझ में आया? जब सेशन में, पार्लियामेंट सेशन में नहीं होती, हमें लॉ बनाना होता है कोई, तो हम लॉ की जगह क्या पास कर देते हैं? ऑर्डिनेंस। ये पावर प्रेसिडेंट के पास होती है। किसके पास होती है ये? प्रेसिडेंट के पास पावर होती है। देन ऑर्डिनेंस को भी लॉ मान रहे हैं। फिर ऑर्डर, कोई भी ऑर्डर, ऑर्डर को भी क्या मान रहे हैं? लॉ मान रहे हैं। फिर कोई बाय लॉ बना दिया, इसको भी लॉ मान रहे हैं। कोई रूल बना दिया, जैसे मान लो डीसी साहब ने कोई नया रूल पास कर दिया, ये भी क्या है? लॉ है। फिर आगे कोई रेगुलेशन, कोई नोटिफिकेशन पास हो गई है, कोई नोटिफिकेशन पास हो गई है, तो ये भी क्या माना जाएगा? लॉ माना जाएगा। देन कोई कस्टम है, इवन कोई कस्टम, इवन कोई यूसेज, इन सब चीजों को हम क्या मान रहे हैं? लॉ मान रहे हैं। तो लॉ इतनी वाइड डेफिनेशन है। तो नोटिफिकेशन, अब जैसे हमने स्टेट की डेफिनेशन पढ़ी थी, स्टेट की डेफिनेशन में इवन एक यूनिवर्सिटी जिसको फंडिंग प्राइमरी कहाँ से आ रही है? गवर्नमेंट से, उसका एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल किसके पास है? गवर्नमेंट के पास है, ठीक है, और उसका फंक्शनल कंट्रोल भी किसके पास है? गवर्नमेंट के पास है। तो वो यूनिवर्सिटी क्या मानी जाएगी? स्टेट। और उस यूनिवर्सिटी ने कोई नोटिफिकेशन पास करी, और आपको लगता है कि ये नोटिफिकेशन तो बहुत ही डिस्क्रिमिनेटरी है, कुछ बच्चों को अलाउ कर रहे हैं बैठने के लिए एग्जाम के अंदर, कुछ बच्चों को अलाउ नहीं कर रहे हैं, तो आप पहले चेक करो कि ये जो नोटिफिकेशन है, ये पहले वो जो यूनिवर्सिटी है वो स्टेट कहलाएगी, और अगर वो कहलाएगी तो नोटिफिकेशन को भी क्या मान रहे हैं? ये लॉ मान रहे हैं। और वो नोटिफिकेशन किसको वायलेट कर रही है? आपके फंडामेंटल राइट को। यू कैन डायरेक्टली चैलेंज इट। समझ में आ गई बात? तो ये तो होगी लॉ की डेफिनेशन। अब यहाँ जब हमने बेयर एक्ट पढ़ लिया है, बाकी ये वाला पार्ट अभी बाद में पढ़ते हैं, जो हमने नोट्स बनाए हैं उस पर चलते हैं, ठीक है? उसमें वन बाय वन हम इसको समझेंगे। ओके, तो यहाँ लिखा है कॉन्स्टिट्यूशनैलिटी ऑफ अ स्टैट्यूट, और आगे क्या लिखा है? आर्टिकल 13 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। लेट्स रीड इट। A statute or a law is said to be unconstitutional. एक statute या कोई law unconstitutional declare हो जाता है when it is inconsistent with or when it violates the fundamental rights granted under the part 3 of the constitution. Article 13 of the constitution is an important provision dealing with this issue. Then it ensures the supremacy of, किसकी supremacy है? Law की या fundamental rights की? लॉ को तो हम वर्ड डिक्लेयर करेंगे, और फंडामेंटल राइट को हम क्या करवाएंगे? प्रिवेल करवाएंगे, क्योंकि वो हमारे फंडामेंटल राइट्स हैं, ठीक है? इट इंश्योर्स द सुप्रीमेसी, सुप्रीमेसी फंडामेंटल राइट्स की रहनी चाहिए। नाउ कमिंग देन आर्टिकल 13(1) टॉक्स अबाउट कौन से लॉ बताओ जरा? प्री कॉन्स्टिट्यूशन लॉज, जो पहले से चलते आ रहे हैं। 31 अप्लाइज टू लॉज मेड बिफोर द कॉन्स्टिट्यूशन केम इनटू फोर्स, मतलब 26 जनवरी 1950 से पहले जो लॉ बने थे उनके ऊपर ये अप्लाई होता है। वो कहता है कि अगर कोई लॉ एग्जिस्टेंस में था और वो फंडामेंटल राइट के साथ इनकंसिस्टेंट है, तो उस लॉ को क्या डिक्लेयर कर देंगे? हम वॉइड डिक्लेयर कर देंगे। कितने एक्सटेंट तक? टू द एक्सटेंट ऑफ इनकंसिस्टेंसी आफ्टर द कॉन्स्टिट्यूशन केम इनटू। बट इन वर्ड कब डिक्लेयर होगा? जब तक संविधान लागू ही नहीं हुआ तब तक वर्ड कैसे डिक्लेयर कर दोगे? क्योंकि तब तक उसका फंडामेंटल राइट के साथ कंफ्लिक्ट ही नहीं है। क्यों? क्योंकि फंडामेंटल राइट तो तब आएंगे ना जब संविधान लागू होगा। बोलो यस और नो? तो उसको वर्ड कब डिक्लेयर करना है? आफ्टर द कॉन्स्टिट्यूशन केम इनटू फोर्स। तो वो जो मैंने एग्जांपल दिया था, याद करो, कि वो पर्सन बैठा कि मुझे करना है, तब तक वो कुछ नहीं कर पाया, पर जब वो बाद में उसने देखा कि मेरे को राइट मिल गया, उसने आर्टिकल 13 भी पढ़ा, तो उसने फिर जाके इसको क्या किया? चैलेंज किया। देन इंपॉर्टेंट पॉइंट, द लॉ वाज वैलिड व्हेन इट वाज मेड। तो जब बनाया था वो लॉ क्या था? वैलिड था, क्योंकि वो तब कोई फंडामेंटल राइट्स को वायलेट ही नहीं कर रहा था, क्योंकि उस टाइम फंडामेंटल राइट्स थे ही नहीं। बट सब्सिक्वेंटली वो लॉ क्या डिक्लेयर हो गया? वॉइड डिक्लेयर हो गया। इट लूजेस इट्स फोर्स आफ्टर 26 जनवरी 1950 बिकॉज इट वायलेट्स द फंडामेंटल राइट। आगे देखिए फिर, आर्टिकल 32 टॉक्स अबाउट किसके बारे में? पोस्ट कॉन्स्टिट्यूशन लॉज।
It applies to the law made after the constitution came into force. It clearly prohibits the state. ये state के ऊपर क्या लगाता है? Prohibition लगाता है from making any law that takes away or violates the fundamental right. Any law made in violation of this rule is void from the very beginning. Please note down, this is very important point. Any law made after the constitution is made, that law is declared void from the very beginning, means void ab initio. void ab initio का मतलब होता है from the beginning. from the beginning ab initio का मतलब होता है from the beginning. void तो आपको पता ही है, void है, नॉन एस्ट, बिल्कुल उसकी कोई वैलिडिटी नहीं है. ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है. जो 13 क्लॉज 1 है, जब वो लॉ पैदा हुआ था, वो लॉ बिल्कुल ठीक था. वो चलते 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 जब कॉन्स्टिट्यूशन आ गया, तब वो उसकी वैलिडिटी खत्म हो गई है, तब वो वॉइड हो गया है. बट जो संविधान के आने के बाद लॉ बने थे, जो हमारा डायग्राम था, आप देखेंगे ये जिस दिन इसका जन्म हुआ है, ये पहले दिन से वॉइड है. चैलेंज जब मर्जी हो, ये फर्स्ट डे से क्या है. तो इसका मतलब ये है कि सपोज करो ये चैलेंज लॉ बन गया, ये लॉ जाके चैलेंज हुआ 2 साल बाद, मान लो 2 years बाद, ठीक है. तो 2 साल बाद कोर्ट ने रिव्यू किया और कोर्ट ने बोला हाँ ये तो वॉयलेटिव है, तो वॉइड कर दिया. पर जिस दिन डिक्लेयर किया उस दिन वॉइड है, या जिस दिन लॉ आया था उस दिन वॉइड माना जाएगा? बताओ कब. जिस दिन आया था, पहले दिन से ही वॉइड है ये. क्यों पहले दिन से क्यों है? क्योंकि आर्टिकल 13(2) क्लॉज कहता था कि स्टेट की ड्यूटी थी ऐसा लॉ बनाना ही नहीं था, ऐसा लॉ बनाना ही नहीं था. उन्होंने बनाया क्यों? और अगर बना दिया है तो हमने वॉइड डिक्लेयर कर दिया जिस दिन ये. क्योंकि देखो यहां से एक चीज समझना जरा आप, क्योंकि आर्टिकल 13 क्लॉज 2 जो आपने पढ़ा था ना, यहां पर अगर मैं आपको दिखाऊं, यहां पर ये कह रहा है स्टेट शैल नॉट मेक. क्या कह रहा है? स्टेट शैल नॉट. इसका मतलब जब ये स्टेट ने लॉ बनाया था ना, स्टेट के पास ऐसा लॉ बनाने की कॉम्पिटेंसी नहीं थी. क्या थी? तो जिस चीज को करने की कॉम्पिटेंसी ना हो और वो चीज कर दी जाए, क्या वो चीज वैलिड कहलाएगी? चाहे जब मर्जी सामने आई हो. सपोज करो कि यहाँ इस इंस्टीट्यूट में पढ़ाने के लिए जो कॉम्पिटेंट है, वो तो इस इंस्टीट्यूट ने डिसाइड करा है कि नेहा मैम है, ठीक है, वो कॉम्पिटेंट है, वो यहाँ लेक्चर ले सकते हैं, मैं ले सकता हूँ लेक्चर. पर एक दिन क्या हुआ, एक स्टूडेंट आया, ठीक है, वो पुराना स्टूडेंट था, बाकी सारे नए स्टूडेंट थे. तो वो आया, वो यहाँ खड़ा हो गया और उसने यहाँ पर लेक्चर लेना स्टार्ट कर दिया, ठीक है. और वहां पर लिखा हुआ है हमारे रूल बुक में कि द पर्सन हु इज नॉट कॉम्पिटेंट टू टेक लेक्चर हियर, ही शैल नॉट टेक लेक्चर. उसकी ये कॉम्पिटेंसी नहीं है तो वो लेगा ही नहीं लेक्चर. जिनको ऑथराइज किया है वही क्या लेंगे यहाँ पर? लेक्चर. तो जब पार्लियामेंट को बोल ही दिया था स्टेट को कि शैल नॉट मेक पास, मतलब पार्लियामेंट के पास ऐसा लॉ बनाने की कॉम्पिटेंसी थी ही नहीं. तो जब वो पास किया, तो जिस जिस चीज को करने की कॉम्पिटेंसी ना हो, तो वो चीज अगर कर दी जाए तो वो चीज पहले दिन से क्या मानी जाएगी? वर्ड मानी जाएगी. चाहे जब मर्जी सामने आए कि सर ऐसा हो गया था, तो फिर मैं बोलूंगा वो लेक्चर वैलिड नहीं है. अब आप बोलोगे सर फिर वो जिन बच्चों ने सुन लिया लेक्चर, फिर उनके लिए वो वैलिड रहेगा? नहीं, मैं बोलूंगा जिन, मतलब इस लॉ के अंदर जिन जो भी काम अभी तक हो चुके हैं, ये सारे काम क्या डिक्लेयर हो जाएंगे? वॉइड हो जाएंगे, क्योंकि वो पहले दिन से क्या था. बट इसमें ऐसा नहीं है. इसमें ये काम जितने भी हुए हैं अभी तक, जितने भी लोगों के ऊपर रिस्ट्रिक्शन लगी है, बिल्कुल वैलिड रहेंगे, बिल्कुल वैलिड रहेंगे. इस दिन के बाद ये लॉ जो है वॉइड डिक्लेयर हो जाएगा. और इसके बाद ये जितने भी इसके अंदर अगर कोई काम, कोई ऐसा पास होता है ऑर्डर, वो क्या डिक्लेयर हो जाएगा? वॉइड. बट इससे पहले वाले लोग बोले कि सर जैसे मान लो एक पर्सन एक्स है, एक्स, वो कहे सर इस लॉ के अंदर मुझे भी ट्रांसपोर्ट का बिजनेस नहीं करने दिया था, तो हम बोलेंगे तब तो ये लॉ बिल्कुल क्या था? वैलिड था. तब की बात करो. इसके बाद अगर कोई रिस्ट्रिक्शन लगाई है, वो सारी क्या हो जाएंगी? तो उससे पहले वाले सारी चीज क्या रहेगी? वैलिड. ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट डिफरेंस है, क्योंकि इसी के ऊपर ध्यान देना, इसी के ऊपर आगे जाके डॉक्ट्रिन ऑफ एक्लिप्स समझाऊंगा. और इसी के ऊपर मैं आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट समझाऊंगा. अगर ये समझ में आ गई आपको बात, तो वो पॉइंट तभी समझ में आएगा, नहीं तो नहीं समझ में आएगा. आ गया समझ? चलिए आगे देखिए. आगे, दस pre-constitution laws जो थे become void after the constitution starts operating, but post-constitution laws are void from the moment they are made. वो तो पहले दिन से ही क्या है? void है. Then आगे, effect of the unconstitutional law. तो जो law unconstitutional होते हैं तो वो void हो जाते हैं, unenforceable हो जाते हैं. ये word note down करो, non est. non est का मतलब होता है meaning it does not legally exist. वो law ही non est है, मतलब कानून की आंखों में वो एग्जिस्ट ही नहीं करता, चाहे बना भी दिया, वो नॉन एस्ट है. देन आगे,
Courts are expected to take no notice of such law because it treated as having low legal existence. कोर्ट उन लॉ को ट्रीट ही नहीं करेगा, एग्जिस्टेंस मतलब उसका कोई नोटिस नहीं लेगा कोर्ट। आगे देखिए, बहरम खुर्शीद पैसिकाका वर्सेस स्टेट ऑफ बॉम्बे, सुप्रीम कोर्ट क्लियरली एक्सप्लेन द इफेक्ट ऑफ अनकॉन्स्टिट्यूशनल लॉ इन दिस केस। बहरम के केस में इसको एक्सप्लेन किया सुप्रीम कोर्ट ने। द कोर्ट हेल्ड व्हेन अ स्टैट्यूट इज डिक्लेयर्ड अनकॉन्स्टिट्यूशनल इट इज एज इफ इट हैज नेवर बीन इनेक्टेड। तो जब किसी को लॉ को अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर किया जाता है तो माना जाता है कि वो कभी इनेक्ट हुआ ही नहीं। देन इट प्रोटेक्ट्स नो वन हु एक्टेड अंडर इट। उस मैंने बोला था कि इसके अंदर जो भी काम करें आपने, ये सारे काम क्या डिक्लेयर हो जाएंगे, वो डिक्लेयर हो जाएंगे। इट विल प्रोटेक्ट नो वन हु एक्टेड अंडर इट, नो पर्सन कैन बी पनिश्ड फॉर डिसोबेइंग सच अ लॉ। सपोज करो अब ये वाला जो आपने ये वाला जो लॉ पास हुआ था, स्कूटरी नहीं चलानी है, एक्टिवा नहीं चलानी, सपोज वो कह रहे हैं, तो है तो फंडामेंटल राइट के अगेंस्ट है। तो अगर कोई चलाएगा तो उसको 2 साल की सजा हो जाएगी। तो मान लो किसी ने, कोई गर्ल थी, उसने स्कूटरी चलाई, एक्टिवा चला ली, तो वो उसको पुलिस ने उसके ऊपर एफआईआर कर दी। मान लो ऐसा कोई था लॉ, उसके अंदर लिखा हुआ था कि नहीं करना, लड़के चला सकते हैं एक्टिवा, लड़कियां नहीं चला सकती। तो जब इसको अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर कर दिया गया, तो जिन्होंने भी इस लॉ के अंदर जैसे वायलेशन की भी है इस लॉ की, बट ये लॉ तो नॉन एस्ट है ना, पहले दिन से क्या माना जाएगा, नॉन एस्ट। तो किसी को कोई भी सजा इसके अंदर नहीं हो सकती। आगे बात समझ या नहीं? तो यही वो समझा रहे हैं, ये कोर्ट यही समझा रहा है, नो पर्सन कैन बी पनिश्ड फॉर डिसोबेइंग सच अ लॉ इवन बिफोर द कोर्ट ऑफिशियली डिक्लेयर्स इट टू बी। उस अगर अभी अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर किया भी नहीं, उससे पहले वॉयलेशन की थी, तब भी उन पर्सन को उसके लिए पनिश नहीं किया जा सकता। क्लियर और नॉट? Then आगे, the court further stated that any law made in contravention of fundamental right is dead from the very beginning. Such a law cannot take notice of or relied upon for any purpose. Then this shows the absolute supremacy of the, क्या शो करता है ये, fundamental rights. Exception है, ठीक है, कुछ exceptions है। Exceptions क्या है कि अब ये देखो, ये exceptions है कि वो लॉ तो नॉन एस्ट है फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग, बट कुछ एक्सेप्शन है। एक्सेप्शंस क्या है? क्या सारे फंडामेंटल राइट सबको मिलते हैं? नहीं, कुछ फंडामेंटल राइट सिर्फ किसको मिलते हैं, सिटीजंस को। तो उस केस के अंदर वो लॉ फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग सिटीजंस के लिए तो वो वॉइड है, बट फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग वो फॉरेनर्स के लिए क्या माना जाएगा, वैलिड माना जाएगा। बस वही चीज है, आप ये समझो, राइट्स अवेलेबल टू ऑल पर्सन। अगर तो वो वाला लॉ किसी ऐसे फंडामेंटल राइट को वायलेट कर रहा है जो सबको मिलते हैं, सिटीजंस को भी मिलते हैं और फॉरेनर्स को भी मिलते हैं, फिर वो लॉ दोनों के लिए क्या है, पहले दिन से वॉइड है। समझ में आ गया? पढ़िए जरा। अगर आर्टिकल 14 जैसे सबको मिलता है, आर्टिकल 14 इक्वालिटी सबको मिलता है, आर्टिकल 21 सबको मिलता है, अगर कोई लॉ इन आर्टिकल्स को वायलेट कर रहा है, 14 और 15 ये 21 को, देन द लॉ बिकम्स वॉइड फॉर, क्या लिखा है यहाँ पर, एवरीवन इंक्लूडिंग सिटीजंस एज वेल एज नॉन सिटीजंस। पर अगर कुछ राइट्स जो है सिर्फ किसको मिलते हैं, सिटीजंस को मिलते हैं, तो फिर वो लॉ सिर्फ सिटीजंस के लिए वॉइड है और फॉरेनर्स के लिए वो वैलिड है। पढ़िए जरा, जैसे आर्टिकल 19 की बात करी, if a law violates Article 19, the law is void only with respect to the citizens. The same law can still be valid. वो law अभी भी valid है, enforceable है, against किसके against enforceable है? तो वही वाली मान लो कि अगर कोई सोशल मीडिया चलाएगा तो उसको सजा है। तो अगर अब यहाँ पर कोर्ट ने उसको डिक्लेयर किया यहाँ पर वॉइड, अब यहाँ पर किसी सिटीजन ने चलाया था, उसके ऊपर एफआईआर हो गई थी, तो उसको उसके लिए तो वो क्या माना जाएगा, वॉइड, और उसके ऊपर कोई सजा उसको नहीं मिलेगी। पर यहाँ पर किसी फॉरेनर ने चलाया था और वो बोले कि देखो कोर्ट ने तो वॉइड डिक्लेयर कर दिया, बट नहीं, उनके लिए वो लॉ बिल्कुल पहले दिन से क्या है, वैलिड है, क्योंकि उनका कोई फंडामेंटल राइट उसने वायलेट नहीं किया था। यही पॉइंट ये डिक्लेयर करने की कोशिश कर रहे हैं। हाँ जी, वो आर्टिकल 14 पढ़ेंगे फिर मैं बताऊंगा डिटेल में, अभी तो मैं उस, हाँ मतलब वो चलो वो अपॉर्चुनिटीज की बात नहीं हो रही, वो तो आर्टिकल 16 में है। ठीक है, वो तो कह रहे हैं इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ एंड इक्वालिटी बिफोर लॉ। अपॉर्चुनिटीज वाला राइट जो आप कह रहे हैं वो आर्टिकल 16 में है, इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी 16 में, 14 में नहीं है। समझ में आई बात या नहीं? तो फिर यहाँ पर देख लीजिए, वो नॉन एग्जिस्टेंस है, कॉ सिटीजन मतलब उनके लिए वॉइड है, नॉन एस्ट है, और इनके लिए नॉन सिटीजन के लिए नॉन एस्ट है, और नॉन सिटीजन के लिए वो अभी भी ऑपरेट करेगा। देन उसके बाद एक्सेप्शन नंबर 2, प्रोस्पेक्टिव ऑपरेशन ऑफ आर्टिकल 13 क्लॉज 1। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, प्रोस्पेक्टिव इफ ऑपरेशन वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, आर्टिकल 13(1) इज प्रोस्पेक्टिव नॉट रेट्रोस्पेक्टिव। आर्टिकल 13(1) क्या है, प्रोस्पेक्टिव है, रेट्रोस्पेक्टिव नहीं है। इसका क्या मतलब हुआ, आर्टिकल 13(1) कहता है कि जो कॉन्स्टिट्यूशन से पहले लॉ बने थे, पहले लॉ वाले बने थे वो वाले, तो आप ध्यान दो जरा, आप इधर अभी आर्टिकल 13(2) ने बोला, 13(2) में कि पार्लियामेंट ऐसा कोई लॉ पास ही नहीं करेगी, जब कॉम्पिटेंसी नहीं है तो नहीं पास करेगी। वो तो पहले दिन से क्या है,
वॉइड। और आप ध्यान दो जरा, वॉइड यहां डिक्लेयर हुआ है, बट इस वॉइडनेस की जो इफेक्ट है वो रेट्रोस्पेक्टिव है, बैक डेट से है। बोलो यस और नो। वॉइड कोड ने यहां डिक्लेयर किया, बट वॉइड आज से डिक्लेयर होगा। इसका मतलब अगर आज इसको प्रोस्पेक्टिव वॉइड डिक्लेयर करते हो, प्रोस्पेक्टिव मतलब फ्रॉम द फ्यूचर डेट, रेट्रोस्पेक्टिव मतलब फ्रॉम द बैक डेट। अगर आप इसको फ्रॉम द फ्यूचर डेट वॉइड मानते हो, तो इसके बाद अगर सिटीजन कोई चलाएगा सोशल मीडिया, उसको सजा नहीं होगी, क्योंकि इस दिन वो वॉइड डिक्लेयर हो गया है। अगर प्रोस्पेक्टिव इफेक्ट देते हो, तो इसका मतलब इससे पहले जिस सिटीजन ने वो चलाया था सोशल मीडिया, उसको तो क्या हो जाएगी, सजा हो जाएगी। ये गलत नहीं हो जाएगा? बोलो यस और नो। 13(2) तो कहता है स्टेट को ऐसा कोई लॉ बनाना ही नहीं चाहिए था, उनके पास कॉम्पिटेंसी नहीं है। तो इवन दो कोर्ट ने यहां पर इसको वॉइड डिक्लेयर किया, बट इसका इफेक्ट क्या है बताओ, रेट्रोस्पेक्टिव, बैक डेट से है। जिस दिन लॉ बना था उस दिन से ये वॉइडनेस मानी जाएगी, और उसके बाद किसी ने भी कुछ भी किया हो उनको कोई सजा नहीं मिलेगी। सिटीजन की मैं बात कर रहा हूँ। समझ में आ गई बात या नहीं? जबकि 13 क्लॉज 1 में आप ध्यान देना, 13 क्लॉज 1 में ये जो लॉ है, इसका इफेक्ट रेट्रोस्पेक्टिव नहीं, इसका प्रोस्पेक्टिव इफेक्ट है। क्या है इसका? तो ये वॉइड कब डिक्लेयर हुआ बताओ, किस दिन डिक्लेयर हुआ? ये 26 जनवरी 1950 को ही होगा, क्योंकि उसी दिन संविधान आया। उससे पहले इस लॉ ने इसका जो भी राइट, कुछ भी किया हो इस लॉ के अंदर, किसी को भी कोई सजा हुई हो, मान लो इसने ट्रांसपोर्ट का बिजनेस खोल लिया, ट्रांसपोर्ट का बिजनेस ने खोल लिया, और इस लॉ में लिखा था कि कोई ट्रांसपोर्ट का बिजनेस ओपन नहीं कर सकता, और अगर कोई करेगा तो उसको 3 साल की सजा है। ठीक है, मान लो अब ये लॉ रोक लगाता था, उस टाइम पे तो इसके पास राइट नहीं था ऐसा कोई बिजनेस करने का, तो इसने खोल ली ट्रांसपोर्ट अपनी, वॉयलेट कर दिया लॉ, इसको 3 साल की सजा होगी। सपोज करो इसकी सजा चल रही है, ठीक है, 1949 को उसको सजा हुई है, 1949 को नहीं, 1948 को, तो अभी 3 साल की कोर्ट ने सजा सुना दी। और उसके बाद जब 1950 आ गया, तो उसने बोला कि सर कोर्ट ने तो ये लॉ क्या डिक्लेयर कर दिया है, अनकॉन्स्टिट्यूशनल। तो अब मुझे बताइए कि क्या इस बंदे को सजा छूट जाएगी इसकी? क्या इसका रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट होगा? आंसर इज नो, इसका रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट नहीं होगा। बताओ क्यों? क्योंकि ये लॉ जब बना था तब बिल्कुल वैलिड था, जब इसका जन्म हुआ था ये बिल्कुल वैलिड था, और जिस टाइम इसने इसकी वायलेशन करी है तब ये लॉ बिल्कुल क्या था, वैलिड था। इसलिए इसको सजा जो मिली है ये वैलिड रहेगी, इसको भुगतनी पड़ेगी। हाँ, इसके बाद 1950 के बाद अगर कोई अपनी ट्रांसपोर्ट खोल भी ले और इस लॉ का ये वाला पार्ट तो अब क्या डिक्लेयर हो चुका है, अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर हो गया है, तो फिर उस पर्सन के ऊपर इसका प्रोस्पेक्टिव इफेक्ट है। 13 क्लॉज 1 का क्या इफेक्ट है, प्रोस्पेक्टिव है, और इसका इफेक्ट क्या है 13 क्लॉज 2 का, रेट्रोस्पेक्टिव। जिस दिन उसका जन्म हुआ था उसी दिन से वो डेड है, उसी दिन से वो क्या माना जा रहा है, डेड। पर इसका जिस दिन जन्म हुआ था ये डेड नहीं था, ये बिल्कुल ठीक था, इस दिन जाके ये डेड हुआ है, वॉइड हुआ है। इस दिन के बाद अगर कोई इसका कोई भी इसके साथ इसके अंदर जो प्रोविजन थी, अगर वो ऐसा कोई काम यहाँ पर करेगा पर्सन, वो वो उसको कोई सजा नहीं होगी, क्योंकि वो तो वॉइड डिक्लेयर हो गया। पर इससे पहले पहले जिन्होंने किया है, तो जब इन्होंने वायलेशन की थी तब तो ये लॉ बिल्कुल वैलिड था ना, इसलिए इसका रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट नहीं होगा। इसका 13 क्लॉज 1 का क्या इफेक्ट होगा, प्रोस्पेक्टिव। प्रोस्पेक्टिव फ्यूचर डेट से वो वॉइड है, बैक डेट से वो वॉइड नहीं है, ये बैक डेट से वॉइड हो जाता है। इसका मैंने लॉजिक बताया आपको। लॉजिक यही है कि यहाँ पर जब संविधान बन चुका था, इनकी आंखें खुली थी, जब इनको दिख ही रहा था कि भाई हम सोशल मीडिया वाला लॉ बना रहे हैं, तो उनको दिख ही रहा है कि फंडामेंटल राइट है, ऐसा लॉ नहीं बनाना चाहिए। अब वॉइड जब मर्जी डिक्लेयर हुआ, पहले दिन से उसको हमारा संविधान कहता है वो पहले दिन से क्या मानूंगा मैं उसे, वॉइड। पर इस केस में तो संविधान था ही नहीं ना, तो ये जब बना था ये तब बिल्कुल क्या था, ठीक था। इसलिए इसका रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट नहीं है, क्या है, प्रोस्पेक्टिव है। ये पॉइंट आपको क्लियर करना था मैंने। आप पढ़िए जरा, 13 क्लॉज 1 एज prospective, not a retrospective. This means a pre-constitutional law does not become void from the date it was उस दिन से void नहीं है, it becomes void only from 26 January 1950. Effect on the rights and liability, right and liabilities arose before the constitution. अगर किसी की liability उस law के अंदर constitution आने से पहले arise हुई थी, मतलब वो सजा वाली एग्जांपल याद करो, तो फिर those liabilities are not nullified, वो बिल्कुल ठीक रहेंगी। ठीक है, द लॉ इज इनइफेक्टिव ओनली फ्रॉम द, क्या लिखा है यहाँ पर, फ्यूचर डेट, नॉट फ्रॉम द पास्ट डेट। ठीक है, जैसे यहीं पे एग्जांपल है, पर्सन वाज प्रोसिक्यूटेड अंडर अ लॉ बिफोर 26 जनवरी, लेटर आफ्टर द कॉन्स्टिट्यूशन केम इनटू फोर्स दैट लॉ बिकम वॉइड। ठीक है, क्योंकि वो वर्ड डिक्लेयर हो गया बाद में, तो वो पर्सन कोर्ट में जाके ये नहीं कह सकता कि सर मुझे आप छोड़ दो, उसके जो लाइबिलिटी है वो वैसी की वैसी बनी रहेगी, उसको सजा पूरी करनी पड़ेगी। ये पॉइंट आपको याद रखना है। देन प्रोसीजर लॉ वाला ये हम छोड़ देते हैं पॉइंट, ये इतना इंपॉर्टेंट आपके लिए नहीं है, इसको हम स्किप कर देते हैं। नाउ कमिंग टू द डॉक्ट्रिन ऑफ, कौन सा ये डॉक्ट्रिन ऑफ सेवरेबिलिटी, ये मैं आपको करा ही चुका हूं। अ लॉ दैट वायलेट फंडामेंटल राइट इज नॉट ऑलवेज वॉइड इन, क्या लिखा है यहाँ पर,
entirety. The principle is a law is void only to the extent of inconsistency with the fundamental rights. This is called doctrine of severability. पर कोर्ट इसमें टेस्ट क्या लेट डाउन करता है? टेस्ट क्या होता है कि कोर्ट चेक कैसे करेगा कि भाई ये जो लॉ है ये किस इसको सिवियर किया भी जा सकता है या नहीं, क्योंकि अभी हम टेस्ट देखेंगे। अगर उस लॉ को सिवियर किया जा सकता है फ्रॉम द रेस्ट ऑफ द पार्ट जो बिल्कुल वैलिड है, एक तो इनवैलिड पार्ट और एक वैलिड पार्ट, अगर तो उसको सिवियर किया जा सकता है तो फिर उतना ही पार्ट वॉइड डिक्लेयर किया जाएगा जितना कि अनकॉन्स्टिट्यूशनल जो कंफ्लिक्ट में आ रहा है, बाकी को बिल्कुल क्या रहना देंगे, वैलिड। पर अगर वो अलग ही नहीं हो सकता, वो प्रोविजंस ही आपस में इतनी इंटरमिंगल हैं कि इसको हटाओगे तो दूसरे पे इफेक्ट पड़ेगा, तीसरे पे पड़ेगा, तो मतलब इसको हटाया तो पूरे लॉ के ऊपर इफेक्ट पड़ेगा, तो उस केस में फिर डॉक्ट्रिन ऑफ सेवरेबिलिटी नहीं लगेगा, उस केस में सारा का सारा लॉ क्या डिक्लेयर होगा, वॉइड डिक्लेयर होगा। इतनी पावर है कोर्ट के पास, क्योंकि वो अलग ही नहीं ना हो सकता, इतने इंटरमिंगल हैं सारे सेक्शंस कि उसका अलग करना वहां पर पॉसिबिलिटी है ही नहीं, तो वहां पर फिर कोर्ट सारे के सारे लॉ को अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर करेगा। समझ में आई बात यार? चलिए आगे देखिए। then it is unconscionable only लिखा है मीनिंग इफ द अनकॉन्स्टिट्यूशनल पार्ट ऑफ अ लॉ कैन बी सेपरेटेड फ्रॉम द, क्या लिखा है यहाँ पर, वैलिड पार्ट, the only offending portion is struck down, the remaining portion is continues to be operative. If separation is not possible then the whole law becomes a void, सारा का सारा लॉ void डिक्लेयर हो जाएगा। देन समरी, ये आप बाद में देख लेना कि पूरे का समरी क्या है, ये आप बाद में देख लेना, ठीक है। देन कुछ एक्सेप्शंस जो मैंने आपको पढ़ाई थी वो भी यहाँ पर होगी। देन आगे देखिए, ये कौन सा आ गया, डॉक्ट्रिन ऑफ, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, डॉक्ट्रिन ऑफ एक्लिप्स। एक्लिप्स जो है, आप ये समझो कि अभी आपने देखा है कि वो सूर्य ग्रहण लगता है, एक्लिप्स, ठीक है, सोलर एक्लिप्स देखा है कि सुना कि नहीं आपने, सोलर एक्लिप्स है जी, सूर्य ग्रहण है जी। एक्लिप्स लॉ में भी लगता है, पता है आपको, लॉ में भी लगता है एक्लिप्स। क्या होता है एक्लिप्स में, क्या होता है कि चंद्रमा की या सूरज की छाया उसके ऊपर पड़ती है, एक्लिप्स ऐसे होता है ना, एक्लिप्स होता है ना ये। तो सिमिलरली यहाँ पर भी ये कॉन्सेप्ट है। क्या कॉन्सेप्ट है, इसको ध्यान से समझो। डॉक्ट्रिन ऑफ एक्लिप्स, डॉक्ट्रिन ऑफ एक्लिप्स ये कहता है, सुनना ध्यान से, अब मैं वही ये खोल रहा हूँ, दोबारा यहीं पे समझा रहा हूँ मैं। डॉक्ट्रिन ऑफ एक्लिप्स ये कहता है कि भाई, और डॉक्ट्रिन ऑफ एक्लिप्स जो है ना, आर्टिकल 13 क्लॉज 1 वाले पार्ट पे ही लगेगा बस, मतलब प्री कॉन्स्टिट्यूशन लॉज पे लगेगा, पोस्ट कॉन्स्टिट्यूशन लॉज पे डॉक्ट्रिन ऑफ एक्लिप्स नहीं लगेगा। लगेगा किसके ऊपर, सिर्फ प्री कॉन्स्टिट्यूशन लॉज पर डॉक्ट्रिन ऑफ एक्लिप्स लगेगा, पोस्ट पे नहीं लगेगा। उसको मैं समझा रहा हूं, समझना है कि क्यों नहीं लगेगा। देखो, पहले मैं 13 क्लॉज 2 को समझाता हूं, 13 क्लॉज 2 को समझा रहा हूं। जैसे मान लो कि कॉन्स्टिट्यूशन इनेक्ट हो गया, इनेक्ट होने के बाद ये लॉ पास हो गया, यहाँ पर ये लॉ कहता है कि भाई कोई भी सोशल मीडिया नहीं यूज करेगा, तो आर्टिकल 19 की वॉयलेशन हो रही है ना, हो रहा है कि नहीं, उसको कंफ्लिक्ट में आ रहा है ना, आ रहा है जी। कोर्ट में चैलेंज हुआ और कोर्ट ने इस लॉ को क्या डिक्लेयर कर दिया, वॉइड। वॉइड क्यों डिक्लेयर किया करमन, बिकॉज इट इज इन कंफ्लिक्ट विद द फंडामेंटल राइट्स, ठीक है, वॉइड डिक्लेयर हो गया। अब क्या होता है, अब आप मुझे बताओ, कोर्ट पार्लियामेंट कहती है यार ये तो लॉ वॉइड डिक्लेयर हो गया, हमने जो पास किया था। ये वॉइड डिक्लेयर क्यों हुआ, क्योंकि ये फंडामेंटल राइट के साथ टकराव में था, इन कन्फ्लिक्ट में था। उन्होंने बोला कि हम टकराव दूर कर देते हैं। क्या कर देते हैं हम, टकराव, जो प्रॉब्लम है उस प्रॉब्लम को हम खत्म कर देते हैं। समझ में आया? बाकी लॉ यार, सारा का सारा लॉ वॉइड डिक्लेयर हो गया क्योंकि सेवरेबिलिटी लग नहीं पाया, और कोर्ट ने बोला कि इसके सेक्शन इतने इंटरमिंगल हैं कि हमें पूरे के पूरे लॉ को क्या डिक्लेयर कर दिया, वॉइड डिक्लेयर कर दिया। तो फिर पार्लियामेंट ने सोचा यार ये कुछ प्रोविजंस हैं जो कन्फ्लिक्ट में आ रही हैं, बाकी तो ठीक ही थी। तो अब क्योंकि सेवरेबिलिटी लग नहीं पाया तो सारा का सारा लॉ वॉइड डिक्लेयर हो गया। तो हम ऐसे करते हैं, इसमें जो प्रॉब्लम है वो दूर कर देते हैं और लॉ बिल्कुल वैलिड हो जाएगा। बोलो, जब टकराव खत्म हो गया तो लॉ वैलिड हो जाएगा या नहीं हो जाएगा, बोलो यस और नो। क्योंकि आर्टिकल 13 क्लॉज 2 तो ये कहता है कि जब टकराव में आ रहा है तब वॉइड डिक्लेयर करना है, बोलो यस और नो। तो वॉइड तो हो गया। अब पार्लियामेंट, देखो दो तरीके हैं पार्लियामेंट को इस प्रॉब्लम को सुधारने के, दो तरीके हैं। या तो पार्लियामेंट इस लॉ को अमेंड करे, क्या करे, इसको अमेंड करे, और जो कंफ्लिक्ट आ रहा था उस कंफ्लिक्ट को क्या कर दे, दूर कर दे, इस इस लॉ को अमेंड करे। या फिर पार्लियामेंट लॉ को ना अमेंड करे, कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड कर दे, तभी तो कंफ्लिक्ट दूर हो सकता है। मैं आपको एग्जांपल के थ्रू समझाता हूँ। सपोज करो पार्लियामेंट कहती है कि यार ये लॉ तो वॉइड हो गया, अब इस लॉ में हम अमेंडमेंट करके ठीक कर देते हैं।
अमेंडमेंट कैसे करते हैं? वो कहते हैं इस लॉ में जो ये सेक्शन है ना, जो ये कह रहे हैं कि सोशल मीडिया चलाओगे तो सजा हो जाएगी, ये सेक्शन उड़ा दो, ये सेक्शन क्या कर दो, हटा दो। अमेंड करके क्या कर दिए, वो सेक्शन ओमिट कर दिए, हटा दिए ना। तो मुझे बताओ जब वो सेक्शन हट गए तो अब क्या इस लॉ का इस कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 19 के साथ कोई कंफ्लिक्ट रह गया क्या? बोलो यस और नो, कोई है कंफ्लिक्ट रह गया या नहीं रह गया? कोई भी कंफ्लिक्ट नहीं है। तो मतलब कंफ्लिक्ट दूर हो गया, दूर हो गया कि नहीं हो गया? पहला तरीका कंफ्लिक्ट दूर करने का, इस प्रॉब्लम को दूर करने का तरीका क्या था कि वो वाली लॉ को ही क्या कर दो, हम अमेंड कर दो और जो प्रॉब्लम थी वो प्रॉब्लम सॉल्व कर दो। बोलो यस और नो। या फिर दूसरा तरीका है कि कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड कर दो। कैसे? आर्टिकल 19 ही उड़ा देते हैं आपका, जाओ, है ही नहीं कोई फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन। अब क्या बोलोगे, जब राइट ही नहीं है तो फिर ये जो आपको सजा दे रहा है कि जो करोगे आप अपना सोशल मीडिया यूज करोगे, तो बिल्कुल ठीक है ये लॉ, क्योंकि आपका राइट ही हट गया। बोलो आर्टिकल 19 वालों हटा देते हैं, चलो ये हट गया, आर्टिकल 19(1)(a), 19(1)(a) हटा दिया। जब ये हट गया तो क्या आप किसी चीज के साथ टकराव रहता है इसका? नहीं। तो फिर ये क्या हो जाएगा बताओ, प्रॉब्लम दूर, तो ये क्या हो जाएगा, वैलिड हो जाएगा। पर द पॉइंट इज ऐसा नहीं कर सकती पार्लियामेंट, नहीं कर सकती। पार्लियामेंट अमेंड करके ये प्रॉब्लम दूर नहीं कर सकती। अमेंड करके ना ना तो इसे अमेंड करके दूर कर सकती है, ना तो इसे। ये प्रॉब्लम दूर पता कैसे होगी? पार्लियामेंट को दोबारा से लॉ पास करना पड़ेगा, एंटायरली न्यू लॉ। क्या पास करना पड़ेगा? एंटायरली न्यू लॉ पास करना पड़ेगा पार्लियामेंट को, एंटायरली न्यू लॉ। अब आप मेरे से पूछो क्यों सर? सर जब अमेंडमेंट से प्रॉब्लम दूर हट रही थी, पूरा का पूरा लॉ दोबारा क्यों पास करना है? अमेंडमेंट पास करो, उन 3 चीजों में अमेंड करो और प्रॉब्लम सॉल्व। बोलो यस और नो। तो सर पूरा का पूरा दोबारा। हाँ जी, अब आ रही है आवाज? एम आई ऑडिबल? मुझे बताओगे मेरी वॉइस कहाँ पर जो है वो क्रैक हुई थी या बंद हुई थी मेरी वॉइस? बताओ किस पॉइंट पे हुई थी, कहाँ? हाँ, मैं ये समझा रहा था कि जब इस प्रॉब्लम को दूर किया जा सकता है इस लॉ के अंदर अमेंडमेंट करके या फिर इस कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर अमेंडमेंट करके, ये प्रॉब्लम दूर हो सकती है। बट मैं फिर भी कह रहा हूं कि ये प्रॉब्लम अमेंडमेंट से दूर नहीं होगी। इसके लिए पार्लियामेंट को दोबारा से क्या करना पड़ेगा, दोबारा से वो लॉ पास करना पड़ेगा और उस लॉ में से वो 3 प्रोविजन हटा के नया पास करना पड़ेगा। लोकसभा में से, राज्यसभा में से और फिर प्रेसिडेंट से साइन असेंट लेनी पड़ेगी। इतना कम्बरसम प्रोसेस दोबारा से करना पड़ेगा, क्योंकि देखो लॉ जब दोबारा पास करना होता है तो सारा का सारा प्रोसेस दोबारा होता है। अमेंडमेंट में इतना दोबारा से लॉ बनाने की जरूरत नहीं है। उस उन प्रोविजंस को पार्लियामेंट में जाके प्रस्ताव रखो, अमेंड करवाओ, अमेंड हो जाएगा। बोलो यस और नो। पर अब आप लोग तो ऐसे ऐसे कर रहे हो, मुझे बताओ कि मैंने ये क्यों बोला कि ये प्रॉब्लम जो है कंफ्लिक्ट दूर हो सकता है 2 तरीकों से, इसको अमेंड करके या फिर इसको अमेंड करके। बट मैं फिर भी कह रहा हूँ कि ये पॉसिबल नहीं है, दोबारा से नया लॉ बनाना पड़ेगा और उस लॉ में से वो वाली प्रोविजंस हटा के दोबारा से बनाना पड़ेगा ताकि वो कंफ्लिक्ट दूर हो। पता क्यों? बहुत सिंपल सा रीजन है, क्योंकि जो चीज पहले दिन से मरी हुई थी उसको आप जीवित कैसे कर सकते हो? अमेंडमेंट करके सिर्फ 3 चीज हटा दे। जो पहले दिन से डेड थी, जो पहले दिन से वॉइड था, उसको सिर्फ अमेंडमेंट से दोबारा आप लाइफ में नहीं ला सकते। उसको आप दोबारा से लाइफ में नहीं ला सकते, बिकॉज फ्रॉम द वेरी फर्स्ट डे दिस लॉ वॉज कंप्लीटली वॉइड एब इनिशियो। अब आप कह रहे हो उसमें से थोड़ा सा चेंज करके हम ठीक कर देते हैं इसका कंफ्लिक्ट। ऐसा आप नहीं कर सकते, क्योंकि जो चीज पहले दिन से, लॉ पता क्या कहता है? इट इज अ स्टिल बॉर्न बेबी। क्या है ये? स्टिल बॉर्न बेबी क्या होते हैं पता है? जो डेड पैदा होते हैं, स्टिल बॉर्न। तो आप मुझे बताओ, एक बच्चा, ठीक है, किसी लेडी की प्रेगनेंसी थी, डिलीवरी के टाइम पे एक बच्चा पैदा हुआ, मरा हुआ पैदा हुआ। अब डॉक्टर कहते हैं इसमें ना थोड़ा सा अमेंडमेंट करके कुछ मतलब इसमें इलाज करके इसको जीवित कर देंगे। ठीक है, इसको हम एक इंजेक्शन लगाते हैं, मरे हुए बच्चों को इंजेक्शन लगा देते हैं। बताओ क्या वो ठीक हो जाएगी? प्रॉब्लम हो जाएगी? जो मरी गया उसको दोबारा ठीक कर सकते हो? बोलो यस और नो। नहीं कर सकते ना, ठीक है। तो वही मैं कह रहा हूं कि जो पहले दिन से वॉइड है उसको आप अमेंडमेंट करके नहीं ठीक कर सकते। आपको नया जन्म, दोबारा से एक नया लॉ जो बिल्कुल वैलिड है वो पास करना पड़ेगा।
क्यों? क्योंकि ये लॉ आपके पास कॉम्पिटेंसी नहीं थी ऐसा लॉ पास करने की जो कन्फ्लिक्ट में है। अब ये कन्फ्लिक्ट में है तो ये पूरा का पूरा लॉ अगर पार्लियामेंट हमारी सुप्रीम कोर्ट ने पूरे का पूरे को वॉइड डिक्लेयर कर दिया है तो फिर अब आपको नया से दोबारा लॉ बनाना पड़ेगा। इसमें आपके पास यही रेमेडी है। आगे बात समझ। उन प्रोविजंस को हटा के जो कन्फ्लिक्ट में थी उनको हटा के पास करोगे ना, अगर दोबारा वो पास कर दोगे वो दोबारा क्या हो जाएगा, वो वॉइड नहीं हो जाएगा। आगे बात समझ। यहां तक तो हमें समझ में आ गया। ये तो बोलो यहां तक किसी को डाउट है? ऑनलाइन वाले स्टूडेंट्स जल्दी से बताओ। हाँ जी, नहीं है। अब आप बहुत ध्यान से मेरी बात सुनेंगे, डॉक्ट्रिन ऑफ एक्लिप्स समझाने जा रहा हूं। ये वाला लॉ जो ये पहले पास हुआ था, प्री कॉन्स्टिट्यूशन लॉ, जिस दिन इसका जन्म हुआ था, ये क्या था बताओ जरा, वैलिड था कि नहीं? बोलो यस। उस दिन तो ये वर्ड नहीं था। वर्ड किस दिन जाके हुआ ये? 26 जनवरी 1950 को। अब ध्यान देना जरा, यहाँ पर 26 जनवरी जब 1950 आया ना, तो ये फंडामेंटल राइट की छाया इसके ऊपर डल गई। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन की छाया एक्लिप्स किसके ऊपर डल गई? इस लॉ के ऊपर इसकी छाया डल गई। इसका एक्लैप्स, ये जो हमारे फंडामेंटल राइट वाली बड़ी बुक है, हमारा कॉन्स्टिट्यूशन की छाया इस छोटे वाला लॉ के बाद जब ये 26 जनवरी की डेट आई, इसके ऊपर डल गई। तो इसकी जो प्रोविजन थी जो कन्फ्लिक्ट में आ रही थी, वहां पर अंधेरा छा गया, डार्क हो गया। इसका मतलब वो डोरमेंट हो गई। क्या हो गई? वो डोरमेंट हो गई, वो वॉइड हो गई, डोरमेंट हो गई। बट ये लॉ, वो प्रोविजंस वॉइड हो गई, ये लॉ डोरमेंट हो गया, क्योंकि ये लॉ के ऊपर सारे के सारे के ऊपर किसकी छाया डल गई है? क्यों? क्योंकि वो कन्फ्लिक्ट में आ रहा था कि नहीं आ रहा था? बोलो यस और नो, आ रहा था कि नहीं आ रहा था? अब अगर इस लॉ और फंडम अगर इस लॉ को पार्लियामेंट चाहती है कि सर हमें ये लॉ जो है एप्लीकेबल करना है इंडिया पे, तो सुप्रीम कोर्ट बोलेगा ये लॉ तो वॉइड डिक्लेयर हो गया क्योंकि इस लॉ के अंदर कन्फ्लिक्ट था, तो इसकी छाया डल गई है। तो वो कहते हैं सर हम अमेंड कर देते हैं। क्या कर देते हैं हम? जो पार्ट कन्फ्लिक्ट में आ रहा है सर इसमें लॉ में हम क्या कर देते हैं, उसको अमेंडमेंट कर देते हैं। और सर अमेंड करके कन्फ्लिक्ट दूर हो जाएगा, तो सर ये दोबारा से एप्लीकेबल हो जाएगा इंडिया में। तो मुझे बताओ, क्या यहाँ पर दोबारा से लॉ पास करना पड़ेगा या अमेंडमेंट से काम चल जाएगा? नहीं, यहाँ पर ये अमेंडमेंट से काम चल जाएगा। पता क्यों? क्योंकि जिस दिन बना था ये लॉ, ये बिल्कुल क्या था? वैलिड था। और जिस दिन कॉन्स्टिट्यूशन बना इसकी छाया उसके ऊपर डली, तो वो सिर्फ डॉर्मेंट हो गया, क्योंकि वहां अंधेरा छा गया। डॉर्मेंट मतलब वो प्रोविजंस क्या हो गई? डॉर्मेंट हो गई, इनएप्लीकेबल हो गई। पर जैसे ही ये कन्फ्लिक्ट दूर हुआ, ये कन्फ्लिक्ट क्या हुआ? दूर हुआ, तो सुप्रीम कोर्ट की ये फंडामेंटल राइट्स की और कॉन्स्टिट्यूशन की छाया इससे हट गई, एक्लिप्स हट गया, और ये फिर दोबारा लाइव हो गया, और फिर दोबारा ये चलने लगा। यहाँ पर दोबारा से लॉ पास करने की जरूरत नहीं है। जैसे फिर एग्जाम्पल दो, यहां पर क्या बोला था कि ट्रांसपोर्ट का बिजनेस नहीं कर सकते? बोलो यस और नो। ठीक है, नहीं कर सकते जी, ट्रांसपोर्ट का बिजनेस नहीं कर सकते। तो ये लॉ बिल्कुल वैलिड था जी, कोई बंदा नहीं कर सकता। जिसने किया होगा उसको सजा होगी, और वो होगी भी। 1950 जब आया, तो यहाँ पर एक फंडामेंटल राइट मिलता है, आर्टिकल 19(1)(g), जो कहता है कि भाई, जो कहता है कि एनीवन कैन कैरी ऑन, एनी सिटीजन कैन कैरी ऑन एनी ट्रेड ऑक्यूपेशन बिजनेस। बोलो यस और नो। अब मुझे बताओ, ये कन्फ्लिक्ट आ गया कि नहीं इनके बीच में? और इसकी एक्लिप्स इसके ऊपर डल जाएगा। ये लॉ जिस हद तक इनकंसिस्टेंट है, वो डोरमेंट हो जाएगा, डोरमेंट हो जाएगा। अब क्या होगा? अब देखो जरा, ध्यान से देखना जरा। अब आप एक बार कॉन्स्टिट्यूशन को, आर्टिकल 19 को देखो दोबारा से। पता क्या हुआ? पार्लियामेंट ने ना कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर अमेंडमेंट की। किसके अंदर अमेंडमेंट करी? क्योंकि दो ही तरीके हैं ना हमारे पास। बोले बताओ, इस कंफ्लिक्ट को दूर करने के दो ही तरीके हैं। कौन से? एक तो या तो इस लॉ के अंदर चेंज करें, या फिर ऐसे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर चेंज करें और वो कंफ्लिक्ट को दूर करें। तो मैं कह रहा हूं ये लॉ बना था इंडिया में पहले कि भी कोई ट्रांसपोर्ट का बिजनेस नहीं कर सकता। तो फिर जब संविधान लागू हो गया तो ये डोरमेंट हो गया, एक्लिप्स हो गया इसके ऊपर, क्योंकि कंफ्लिक्ट था। तो फिर पार्लियामेंट ने संविधान को चेंज किया, और चेंज करके देखो क्या डाला है। आर्टिकल 19 है ना ये, और ये देखो जी में क्या लिखा है कि एनी सिटीजन कैन प्रैक्टिस एनी प्रोफेशन, कैरी ऑन एनी ऑक्यूपेशन, ट्रेड और बिजनेस, लिखा है ना। अब यहाँ पर देखिए, जी क्लॉज की एक रिस्ट्रिक्शन देखिए जरा आप, ये पढ़िए ध्यान से। देखो ये अमेंडमेंट करके ये चीज डाली थी, यहाँ देखो, नथिंग कैन प्रिवेंट द स्टेट। आपके आर्टिकल 19(1)(g) का ही पार्ट है ये, 19(6) है आई थिंक। ये देखो 19 क्लॉज 6 में संविधान में ही लिख दिया ना, अमेंडमेंट करके एक चीज लिख दी इसके अंदर। क्या लिख दी? कि नथिंग कैन प्रिवेंट द स्टेट, स्टेट को नहीं रोका जा सकता। स्टेट कौन? पार्लियामेंट। स्टेट की डेफिनेशन पढ़ी है ना हमने, तो मतलब पार्लियामेंट को नहीं रोका जा सकता किसी से, फ्रॉम मेकिंग एनी लॉ। लॉ क्या करेगा? द कैरिंग ऑन बाय द स्टेट और बाय द कॉर्पोरेशन ऑफ द स्टेट एनी ट्रेड, बिजनेस, इंडस्ट्री
service whether to the exclusion complete of the citizens। क्या लिखा है कि स्टेट ऐसा लॉ पास करके लिख सकती है कि इस ट्रेड बिजनेस को सिर्फ स्टेट कैरी कर सकती है और बाकी सिटीजन्स को एक्सक्लूड कर दिया जाएगा कंप्लीटली। मतलब मोनोपोली क्रिएट कर सकती है। मतलब क्या कर सकती है? मोनोपोली क्रिएट कर सकती है किसी, अब जैसे रेलवेज है, रेलवेज में अंबानी जी बोले मैं अपनी अलग से रेल पटरी डाल दूंगा, खोलूंगा, पर वहां पर अगर रिस्ट्रिक्शन हमारी गवर्नमेंट ने लगाई है, इंडियन रेलवे सिर्फ गवर्नमेंट ही ऑपरेट कर सकती है, तो बोलो लिखे क्या अंबानी जी के पास तो बहुत पैसा है। अंबानी जी जाके बोल दें कि सर मेरा आर्टिकल 19, मैं तो अपनी रेल पटरी चलाऊंगा यहाँ पर, अपनी ट्रेन चला दूंगा यहाँ पर, ठीक है। अब आप बोलो और ये लॉ रोक लगा रहा है, तो वो बोले ये तो गलत है। नहीं, क्या हो गया? अब यहाँ पर हमारे फंडामेंटल राइट के ऊपर रिस्ट्रिक्शन लगा दी कि अगर स्टेट चाहे तो वो कह सकती है कि सिर्फ सिर्फ गवर्नमेंट वो बिजनेस कर सकती है टू द एक्सक्लूजन ऑफ द सिटीजंस। तो अब मुझे बताओ, ये लॉ भी कह रहा था कि स्टेट की मोनोपोली हो सकती है, बोलो यस और नो। और अब जब ये 19(1) के अंदर नीचे एक रिस्ट्रिक्शन लगा दी कि स्टेट ऐसे मोनोपोली क्रिएट कर सकती है, तो मुझे बताओ क्या कोई कंफ्लिक्ट रह गया फिर? वो भी ये कह रहा था कि स्टेट ही ट्रांसपोर्ट का काम करेगी, मोनोपोली क्रिएट कर रहा था ना। और यहां पर भी क्या कह रहे हैं कि मोनोपोली क्रिएट स्टेट कर सकती है, क्योंकि आपका 19(1) में चेंज कर दिया था। तो अब जो कंफ्लिक्ट था वो कंफ्लिक्ट क्या हो गया है? खत्म हो गया बाय मेकिंग एन अमेंडमेंट इन द कॉन्स्टिट्यूशन। पर अमेंडमेंट करके कंफ्लिक्ट खत्म हो गया। बट क्या अब ये लॉ जो डोरमेंट हो गया था दोबारा से पास करना पड़ेगा? सुप्रीम कोर्ट कहती है नहीं। सुप्रीम कोर्ट कहता है कन्फ्लिक्ट दूर हो गया, अब फंडामेंटल राइट की कॉन्स्टिट्यूशन का एक्लिप्स छाया हट गई, नाउ इट विल अगेन कम इनटू फोर्स। द डिफरेंस इज कि ये पहले दिन से जब इसका जन्म हुआ था ये बिल्कुल क्या था? वैलिड था। इसलिए ये मरा नहीं था, ये वैलिड था। बस कॉन्स्टिट्यूशन की छाया डल गई तो अंधेरा छा गया, इसके इसके सारे जो प्रोविजन से क्या हो गए थे? इनएक्टिव हो गए थे। जब आपने कन्फ्लिक्ट दूर कर दिया, वो छाया हट गई, दोबारा से प्रकाश हुआ और दोबारा से ये लॉ क्या हो गया? वैलिड हो गया। बट यहां पर ये चीज अप्लाई नहीं हो सकती कि आप अमेंडमेंट करके दूर कर दो, नहीं, क्योंकि पहले दिन से जो बच्चा मरा हुआ है उसको आप दोबारा से ठीक है, आपको दोबारा से ही नया जो है पास करना पड़ेगा। एज सिंपल एज दैट। इससे सिंपल एक्सप्लेनेशन मतलब मुझे नहीं लगता कि मैं दे पाऊंगा। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अब हम इसको कंप्लीट करते हैं। डॉक्ट्रिन ऑफ एक्लिप्स को आप फटाफट से देखिए। डॉक्ट्रिन ऑफ एक्लिप्स, डॉक्ट्रिन ऑफ एक्लिप्स अराइजेस बिकॉज आर्टिकल 13(1) ऑपरेट्स क्या है बताओ? कैसे ऑपरेट होता है वो? प्रोस्पेक्टिवली। पीछे वाले के लिए वो बिल्कुल क्या था? वैलिड था। रेट्रोस्पेक्टिवली वो बिल्कुल वैलिड था, नॉट रेट्रोस्पेक्टिवली। दिस मींस अ प्री कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ डज नॉट बिकम वॉइड फ्रॉम द डेट इट वाज एनेक्टेड। जिस दिन वो एनेक्ट हुआ था उस दिन तो वो बिल्कुल क्या था? वैलिड था। इट बिकम्स void only from the date constitution come into force। this peculiar position created a constitutional problem which led to the development of the doctrine of क्या लिखा है? eclipse by the supreme court। मैंने एग्जाम में देखा था कि डॉक्ट्रिन ऑफ एक्लिप्स कौन से केस के अंदर सुप्रीम कोर्ट ने इवॉल्व किया था। कौन सा केस? केस का नाम बताओ। अभी मैं बताऊंगा, ठीक है। तो इलस्ट्रेशन मैंने यहाँ पर आपको जो दी थी, द लॉ वाज इनेक्टेड इन 1948। 1948 मतलब कॉन्स्टिट्यूशन से पहले। विच ऑथराइज द स्टेट गवर्नमेंट टू एक्सक्लूड ऑल द प्राइवेट, क्या लिखा है यहाँ पर? मोटर ट्रांसपोर्ट ऑपरेटर। मतलब मोनोपोली क्रिएट कर रहा था वो लॉ, देयर बाय क्रिएटिंग अ स्टेट मोनोपोली। एट दैट टाइम वो लॉ वैलिड था, क्योंकि उस टाइम पे देयर वाज नो कॉन्स्टिट्यूशन, नो फंडामेंटल राइट्स। उस टाइम पे तो वो वैलिड था। बट जब कॉन्स्टिट्यूशन एनफोर्स में आ गया, 19(1) कहता था कि आप कोई भी ऑक्यूपेशन पीरियड बिजनेस कर सकते हो, तो वो लॉ 19(1) के साथ कंफ्लिक्ट में आ रहा था। अब 1951 में कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड कर दिया और वहां लिख दिया कि स्टेट चाहे तो मोनोपोली क्रिएट कर सकती है, तो वो कंफ्लिक्ट दूर हो गया। जब दूर हो गया तो अब क्वेश्चन ये राइज हुआ, लीगल प्रॉब्लम ये थी, क्वेश्चन ये था कि जो लॉ वर्ड डिक्लेयर हो गया था, क्या वो लॉ ऑटोमेटिकली रिवाइव हो जाएगा अमेंडमेंट करने से, या फिर वो लॉ दोबारा से पास करना पड़ेगा? आप मुझे बताओ। जैसे कंफ्लिक्ट दूर हुआ वो ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा? रिवाइव हो जाएगा, क्योंकि उसकी छाया उससे क्या हो गई है? हट गई है, और वो दोबारा प्रकाश हो गया, क्योंकि जिस दिन उसका जन्म हुआ था वो उस दिन बिल्कुल क्या था? वैलिड था। उसका जन्म हुआ था वो बिल्कुल ठीक था उस दिन। तो यहाँ पर आप नोट डाउन करो कौन से केस में डॉक्ट्रिन ऑफ एक्लिप्स आया था? बीकाजी वर्सेस स्टेट ऑफ, बीकाजी वर्सेस स्टेट ऑफ क्या लिखा है यहाँ पर? मध्य प्रदेश। बीकाजी वर्सेस स्टेट ऑफ मध्य प्रदेश में डॉक्ट्रिन ऑफ एक्लिप्स जो है ये लेड डाउन किया गया था। बीकाजी वर्सेस स्टेट ऑफ मध्य प्रदेश। Doctrine of eclipse states that a pre-constitutional law which becomes inconsistent with the fundamental right is not completely wiped out। जो प्री कॉन्स्टिट्यूशन लॉ था वो कंप्लीटली वाइप्ड आउट है नहीं माना जाता, क्योंकि बस वो डोरमेंट हो जाता है। ठीक है, वो क्या हो जाता है? इट कंटिन्यू टू एग्जिस्ट बट इट बिकम्स डोरमेंट बिकॉज इट हैज बीन एक्लिप्स्ड बाय द फंडामेंटल राइट, बाय द शैडो ऑफ द फंडामेंटल राइट। इट स्टिल एग्जिस्ट। ठीक है, द लॉ स्टिल एग्जिस्ट and it is not dead for all purpose। The law is not destroyed, it is only inactive। The law is only inactive।
डॉर्मेंट और मॉरिबंड कंडीशन। मॉरिबंड मतलब जो बहुत ही इनएक्टिव कंडीशन में है वैसा है। चलो आप ये समझ ही गए हैं। अब हम नेक्स्ट पॉइंट करते हैं, एप्लीकेशन लिमिटेड टू प्री कॉन्स्टिट्यूशन लॉज। ये भी मैंने आपको बता दिया कि डॉक्ट्रिन ऑफ एक्लिप्स कौन कौन से लॉ पे लगता है, पोस्ट कॉन्स्टिट्यूशन लॉ या प्री कॉन्स्टिट्यूशन लॉज। प्री। पोस्ट पे क्यों नहीं लगता, पोस्ट पे क्यों नहीं लगता आप बताओ। हाँ वेरी गुड, दोबारा से नया लॉ बनेगा। देन प्री कॉन्स्टिट्यूशन लॉज ये हो गया हमारा, ये मैंने आपको एक्सप्लेन कर ही दिया है। इसमें मैंने बहुत डिटेल में समझाया आपको, क्योंकि उन्होंने ये भी डिफरेंशिएट करा कोर्ट ने कि 13 क्लॉज 1 की फ्रेजोलॉजी एंड उसकी जो वर्डिंग है दोनों की अलग है। 13 क्लॉज 1 में लिखा है ऑल द लॉज मेड बिफोर द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, जब वो संविधान के बाद अगर वो इन कन्फ्लिक्ट आएंगे तो वो वॉइड डिक्लेयर किए जाएंगे। जबकि 13(2) की फ्रेज जो ऐसा वो है, इट प्रोहिबिट्स द मेकिंग ऑफ द लॉ इटसेल्फ। वो तो लॉ बना ही नहीं सकती ना पार्लियामेंट ऐसा लॉ, तो फिर इसलिए वो पहले दिन से ही वॉइड है। देखिए इट इज बिगिनिंग फ्रॉम द, इट इज फ्रॉम वेरी बिगिनिंग इट इज वॉइड। देन अच्छा, लॉ अफेक्टिंग सिटीजंस एंड नॉन सिटीजंस, सो दिस वी हैव ऑलरेडी सीन। ये 9 शेड्यूल वाला मैं अभी नहीं करा रहा, इसको आप छोड़ दो। देन अमेंडमेंट वर्सेस री एनेक्टमेंट, ये मैंने आपको बता दिया कि दोबारा से री एनेक्ट करना पड़ेगा या अमेंडमेंट से काम चल जाएगा, दिस वी हैव सीन। देन सुप्रीम कोर्ट पोजीशन इन शमा राव केस, तो बस ठीक है आप समझ चुके हैं, तो इसको ज़्यादा नहीं टाइम देंगे, हम करेंगे डॉक्ट्रिन ऑफ एक्लिप्स हो गया हमारा। डॉक्ट्रिन ऑफ सेवरेबिलिटी पे आयो। डॉक्ट्रिन ऑफ सेवरेबिलिटी, अब ये भी आप समझ चुके हो कि पूरा के पूरे को नहीं करना, जिस हद तक वो एक्सटेंड तक वो वॉइड है उस हद तक वो वॉइड डिक्लेयर किया जाएगा। तो जैसे कि मैं एक एग्जांपल देता हूँ आपको, इंडियन पिनल कोड के अंदर, इंडियन पिनल कोड के अंदर हमारा जो पहले लॉ था बीएनएस से पहले, उसके अंदर एक सेक्शन था, सेक्शन 377, 377, जो कि अननेचुरल ऑफेंसेस की बात करता था। ठीक है, किसकी बात करता था, अननेचुरल offenses। ठीक है, unnatural offenses means the offenses against the nature। ठीक है, against the course of nature, तो means sexual intercourse between two homogeneous male, two males, तो it is against the, it is an unnatural thing। ठीक है, unnatural, दो homogeneous same sex couples अगर सेक्सुअल इंटरकोर्स में इंडल्ज होते हैं तो वो सजा थी इंडिया में, पहले वो सजा थी। ठीक है, तो इस लॉ, इस जो आईपीसी पूरा लॉ है, आईपीसी ये पूरा लॉ है, इसमें से एक सेक्शन है सेक्शन 377। सुनना ध्यान से जरा, 377 ये सेक्शन क्या कहता है कि अगर सेम सेक्स कपल्स कोई सेक्सुअल इंटरकोर्स में इन्वॉल्व होते हैं तो वो नेचर के कोर्स अगेंस्ट है, नेचर के अगेंस्ट है। ठीक है, तो उनको सजा होगी, उनको जेल जाना पड़ेगा। अब इसको चैलेंज किया, सिर्फ इस सेक्शन को चैलेंज किया, पूरे लॉ को चैलेंज नहीं किया, क्योंकि बाकी लॉ जो हमारा आईपीसी है वो तो फंडामेंटल राइट्स के साथ कन्फ्लिक्ट नहीं आ रहा। इसको चैलेंज किया कि सर ये सेक्शन, पर्टिकुलर सेक्शन जो है ना सर, ये फंडामेंटल राइट को वायलेट करता है। कैसे? उन्होंने बोला कि सर कि दो होमोजीनियस कपल हैं, ठीक है, वन बॉय और अ मेल और अ फीमेल, मेल और अ फीमेल, तो ये हेट्रोजीनियस कपल है ना, तो अगर ये सेम एक्ट करते हैं, सेम एक्ट, इफ दे इंडल्ज इनटू सेक्सुअल इंटरकोर्स विद देयर ओन कंसेंट, अपनी मर्जी से, तो इसके लिए इनके लिए तो कोई सजा नहीं है। बोलो, अगर अगर एक मेल फीमेल के ऊपर फोर्सफुली सेक्सुअल इंटरकोर्स करे वो तो ऑफेंस है, वो रेप है ना, बोलो यस और नो। बट अगर दोनों की कंसेंट के साथ ऐसा एक्ट हो तो क्या भारत में अपराध है? वो भारत के अंदर अपराध नहीं है, चाहे वो मैरिड है चाहे वो अनमैरिड है। पर याद रहे कि माइनर नहीं होना चाहिए, नहीं तो पॉक्सो लग जाएगा। ठीक है, अगर गर्ल 18 से नीचे की है तो क्या लग जाएगा? पॉक्सो, चाहे वो बोले कि गर्ल की भी कंसेंट थी जी, वो पॉक्सो लग जाएगा। वो मैं एडल्ट्स की बात कर रहा हूँ, मैं क्या कर रहा हूँ, बिटवीन द टू कंसेंटिंग एडल्ट्स, वो जो हेट्रोसेक्सुअल्स हैं उनके बीच में कंसेंट थी और वो इस एक्ट में इंडल्ज होते हैं, तो क्या भारत में वो अपराध है किसी लॉ के अंदर? नहीं है ना, ठीक है ना, वो बिल्कुल कोई अपराध नहीं है वो। पर यही सेक्शन 377 कह रहा था कि अगर दो एडल्ट जो होमोसेक्सुअल्स हैं, जैसे मान लो मेल एंड मेल, इफ दे इंडल्ज इनटू एनी सेक्सुअल एक्टिविटी देन दैट इज एन ऑफेंस, देन दैट इज एन, इन्होंने बोला सर राइट टू इक्वालिटी, क्या बोला? राइट टू, सर डिस्क्रिमिनेशन हो रही है, डिस्क्रिमिनेशन ऑन द बेसिस ऑफ सेक्सुअल ओरिएंटेशन, ऑन द बेसिस ऑफ सेक्सुअल
भाई ओरिएंटेशन देखो, एक तो होता है सेक्स जो कि बायोलॉजी का कॉन्सेप्ट है, ठीक है। इफ अ पर्सन हैज अ मेल जेनिटल्स तो उसको हम मेल बोलते हैं, ठीक है। एक के फीमेल जेनिटल्स तो उसको हम फीमेल बोलते हैं, या ट्रांसजेंडर बोलते हैं हम, थर्ड जेंडर बोल देते हैं, ट्रांसजेंडर नहीं हम बोलते, हम क्या बोल देते हैं, थर्ड जेंडर, जिसके जेनिटल्स मतलब पता नहीं ना मेल्स के हैं ना फीमेल्स के हैं। समझ में आई बात या नहीं? उसको बोलते हैं सेक्स। हम कैसे असाइन करते हैं कि ये मेल है या फीमेल? ऑन द बेसिस ऑफ बायोलॉजी, जेनिटल्स चेक करके डॉक्टर साहब बोलते हैं कि जी लड़का हुआ है जी, ठीक है, लड़की हुई है। जो जेंडर होता है, जेंडर जेंडर जो होता है ना, वो बेसिकली डिसाइड होता है जेंडर फ्रॉम द सोसाइटल परस्पेक्टिव और फ्रॉम द आइडेंटिटी। भाई अब एक परमात्मा ने परमात्मा ने किसी को मेल बॉडी दी है, ठीक है, और उसके अंदर आत्मा भी मेल वाली ही डाली है, ऐसा भी होता है, मतलब मेल वाली आत्मा डाली है। वो आइडेंटिटी अपनी फील करता है कि मैं मेल हूं। और यही आपने कभी देखा होगा कि मेल की बॉडी है, बट वो ना साड़ी डालता है और उसको ऐसे बाल रखने को अच्छा लगता है, देखा होगा आपने। समझ में आ रही बात या नहीं? तो ऐसा ऐसा वो करता है, तो उसको ट्रांसजेंडर बोलते हैं। क्या बोलते हैं उसको? ट्रांसजेंडर। अब ट्रांसजेंडर में ट्रांस मेल ट्रांस फीमेल भी होता है। तो जैसे इसमें ट्रांस मेल और ट्रांस फीमेल में तो यही है ट्रांस मेल, कि वो मेल की बॉडी थी बट उसको क्या अच्छा लगता है, उसको लगता है कि मैं अंदर से लड़की हूं। अब वो सेक्स नहीं है, सेक्स तो उसका मेल का है, बट जेंडर वो थर्ड जेंडर, वो ट्रांसजेंडर। क्या है वो? ट्रांसजेंडर, ट्रांसजेंडर है वो। ट्रांसजेंडर में ऐसा नहीं होता कि उनके जेनिटल्स कुछ ऐसे, वो जेनिटल्स तो एक ही जैसे मतलब मेल के होंगे, बट वो रहेंगे लड़कियों जैसे बन के, साड़ी डाल के रहेंगे और बाल लंबे लंबे और ये सब कुछ करके रखेंगे। सिमिलरली तो मैं ये कह रहा हूँ कि ये सेक्सुअल ओरिएंटेशन पे भी डिपेंड करता है। सेक्सुअल ओरिएंटेशन क्या है? सेक्सुअल ओरिएंटेशन पे भी डिपेंड करता है कि सेक्सुअल ओरिएंटेशन मतलब कि whom दे आर सेक्सुअली अट्रैक्टिव टू। तो अगर एक पर्सन, एक मेल है जो फीमेल से अट्रैक्ट होता है, या फीमेल मेल से अट्रैक्ट होती है, या फिर ऐसा है कि जो मेल और फीमेल दोनों से अट्रैक्ट होता है, और एक है मेल मेल से अट्रैक्ट होता है, ये सेक्स नहीं है, ये जेंडर नहीं है, ये सेक्सुअल ओरिएंटेशन है। समझ में आई बात या नहीं? ये सेक्सुअल ओरिएंटेशन है कि इसको मेल के साथ अट्रैक्शन फील होती है, ठीक है। अब दोनों एडल्ट हैं, बोलो यस और नो? अडल्ट है दोनों, अडल्ट है और दोनों की कंसेंट है, दोनों की कंसेंट है। अब ये अगर सेक्सुअल एक्टिविटी में इन्वॉल्व होते हैं, सो इट इज एन ऑफेंस अकॉर्डिंग टू पहले वाला सेक्शन। उसमें क्या था? ये ऑफेंस था। और यही हेट्रोसेक्सुअल दोनों एडल्ट हैं, कंसेंट से अगर किसी ऐसी एक्टिविटी में इन्वॉल्व होते हैं तो वो ऑफेंस है नहीं है। उन्होंने बोला सर ये डिस्क्रिमिनेशन है, यू आर डिस्क्रिमिनेटिंग, दे आर डूइंग द सेम एक्ट, वी आर डूइंग द सेम एक्ट, जस्ट बिकॉज वी आर होमोसेक्सुअल्स एंड दे आर हेट्रोसेक्सुअल्स, यू आर पनिशिंग अस। ये कोई, ये तो बड़ी सही बात नहीं है, डिस्क्रिमिनेशन है। समझ में आई बात? तो कोर्ट ने नवतेज सिंह जौहर वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, कौन सा केस? नवतेज सिंह जौहर वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। सुप्रीम कोर्ट डिक्लेयर्ड आर्टिकल सेक्शन 377 to be unconstitutional in so far as that the act is between the consenting adult। ये याद वर्ड ध्यान से सुनो, इन सो फार एज। सेक्शन 377 पूरा का पूरा अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर नहीं किया था, सेवरेबिलिटी को लगाया। उन्होंने बोला अगर ये कंसेंटिंग एडल्ट्स हैं और इनके बीच में क्या है? कंसेंट है, और अगर ये सेम एक्टिविटी करते हैं तो उस के रिगार्डिंग 377 अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर हो गया, मतलब इनको सजा नहीं होगी अब, क्योंकि सजा तो यही प्रोवाइड कर रहा था ना। और इसको क्या डिक्लेयर कर दिया? बट उसी हद तक डिक्लेयर किया है अगर ये एक्टिविटी इनके बीच में कंसेंटिंग थी, और ये कौन थे? अडल्ट। अब इसको चेंज कर देता हूं, ये मेल, ये भी एडल्ट, ये भी एडल्ट, इसने फोर्सफुली इसके ऊपर ऐसा एक्ट कर दिया। क्या कर दिया? ये कंसेंटिंग तो नहीं है ना, फोर्सफुली कर दिया ना। अब ये सेक्शन अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर नहीं है, क्योंकि उन्होंने बोला था सो फार एज इट इज बिटवीन द कंसेंटिंग एडल्ट्स। कंसेंटिंग एडल्ट्स में अगर बात करें तो ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर है, बट अगर कंसेंट नहीं है, जबरदस्ती है, तो वो तो आप यहां पर भी देख लो। अगर एक मेल फीमेल के ऊपर फोर्सफुली करेगा तो रेप है कि नहीं? बोलोगे ऐसा ना? तो सिमिलरली फिर यहाँ पर भी तो वो ऑफेंस होना चाहिए ना, होना चाहिए कि नहीं होना? किसी से जबरदस्ती ऐसा किया जाए, बोलोगे ऐसा ना? तो फिर डॉक्ट्रिन ऑफ सेपरेबिलिटी समझ में आया? पूरा का पूरा लॉ डिक्लेयर, आईपीसी का पूरा वर्ड डिक्लेयर किया था? नहीं। इवन कि वो सेक्शन भी पूरा का पूरा वर्ड डिक्लेयर नहीं किया, वो भी सिर्फ उस हद तक वर्ड डिक्लेयर किया कि इट वाज बिटवीन द कंसेंटिंग एडल्ट्स। आई बात समझ या नहीं? ठीक है। अब मैंने आपको बोला था कि डॉक्ट्रिन ऑफ सेवरेबिलिटी जो है, इसको कोर्ट कैसे चेक करता है कि हमें पूरा का पूरा लॉ वर्ड डिक्लेयर करना पड़ेगा या सिर्फ कुछ पार्ट इसका वर्ड डिक्लेयर करना पड़ेगा? आप ध्यान से देखिए, कोर्ट ने टेस्ट ले डाउन किया है, सुप्रीम कोर्ट ने डॉक्ट्रिन जो है ये लेट डाउन किया है, और कोर्ट ने बोला है कि इफ अ लेजिस्लेचर एनेक्ट्स अ लॉ दैट इज होली बियॉन्ड इट्स पावर,
अगर पूरा का पूरा लॉ ऐसा है कि जो कन्फ्लिक्ट खा रहा है, तो फिर तो पूरे के पूरे लॉ को क्या डिक्लेयर कर देंगे हम? वॉइड। बट इफ द लॉ इज पार्टली विद इन द लेजिस्लेटिव कॉम्पिटेंस, पार्टली ठीक है और पार्टली वर्ड है, तो उस केस में कोर्ट ने बोला वैलिड पार्ट ठीक रहेगा और इनवैलिड पार्ट हम हटा देंगे। ठीक है, और कोर्ट ने की टेस्ट क्या ले डाउन किया, ध्यान से देखना जरा। की टेस्ट है द कोर्ट मस्ट आस्क, क्या क्या कोर्ट क्या टेस्ट करेगी, वुड द लेजिस्लेचर हैव एनैक्टेड द वैलिड पोर्शन इफ इट हैड नोन दैट द रिमेनिंग पार्ट वुड बी अनकॉन्स्टिट्यूशनल। मतलब क्या, तो टेस्ट क्या होगा कि जैसे मान लो कि ये पूरा लॉ है, इसमें से ये वाला पार्ट अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर किया कोर्ट ने, तो अब कोर्ट चेक करेगी कि हम पूरे का पूरे को वॉइड डिक्लेयर करें या सिर्फ इतने को। कैसे टेस्ट करेंगे, कोर्ट कहते हैं कि कोर्ट चेक करेगी कि अगर पार्लियामेंट को पता होता कि ये वाला पार्ट अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, तो क्या पार्लियामेंट फिर बाकी वाला पोर्शन स्टिल इनेक्ट करती? अगर स्टिल इनेक्ट करती तो फिर हम सेवरेबिलिटी लगा देंगे और सिर्फ इतने हिस्से को हटा देंगे, बाकी को ठीक रहने देंगे। समझ में आ गई बात या नहीं? देखो यहाँ पर the court would ask whether the legislature have enacted the valid portion, ये वैलिड वाला कोर्ट पार्लियामेंट एनेक्ट करती अगर पार्लियामेंट को पता होता कि रिमेनिंग पार्ट ये वाला पार्ट इनवैलिड है और बाकी वाला ठीक है, तो क्या पार्लियामेंट बाकी वाले पोर्शन को एनेक्ट करती? समझ में आई बात या नहीं? नहीं आई समझ? कोई ज्यादा टेंशन वाली बात नहीं है। आगे चलो फिर, इसमें ज्यादा टेंशन वाली बात नहीं है। यहाँ ये देखो, ये वाला तो समझ में आ जाएगा। कोर्ट देखेगी कि वो वाली प्रोविजन बाकी वाली प्रोविजन के साथ क्या इतनी मिक्स है कि उनको अलग ही नहीं किया जा सकता। बोलो यस और नो, ये तो समझ में आती है। अगर इतनी ज्यादा मिक्स्ड है कि उनको बाकियों से अलग ही नहीं किया जा सकता, फिर तो पूरे के पूरे को क्या डिक्लेयर करना पड़ेगा? वॉइड डिक्लेयर करना पड़ेगा। तो ये भी टेस्ट है कि वेदर द प्रोविजंस आर इनसेपरेबल, इनसेपरेबल उनको अलग नहीं किया जा सकता, ये भी टेस्ट है। देन डिस्टिंक्ट एंड इंडिपेंडेंट प्रोविजंस, तो ये इसमें ज्यादा टेंशन नहीं लेने की बात, आपको समझ में आ गया। अब आप आगे लास्ट वाले पे आइए, लास्ट वाले पे आइए। जैसे अब एक टेस्ट और था यहाँ पर, देखो ट्रनकेटेड एंड डिस्टॉर्टेड रिमाइंडर। पता क्या है, सपोज करो कि ये लॉ पास हुआ, इस लॉ के अंदर टोटल 6 सेक्शन थे। कितने थे टोटल? 6 ही है, बहुत छोटा सा लॉ पास किया। अब इन 6 में से ये 3 जो हैं या ये 4 जो हैं ये कन्फ्लिक्ट खा रहे हैं, 2 बिल्कुल ठीक है, तो जो बाकी रह गया वो तो छोटा सा ही रह गया ट्रनकेटेड। अब इसको वैलिड रख के क्या करोगे? बोलो यस और नो? तो फिर कोर्ट यहाँ पर डॉक्टर ऑफ सेवरेबिलिटी नहीं लगाएगी और सारे को क्या डिक्लेयर कर देगी? वॉइड डिक्लेयर कर देगी। बहुत सारे टेस्ट कोर्ट ने लेट डाउन किए थे। अब आप आइए लास्ट वाला पोर्शन, डॉक्ट्रिन ऑफ वेवर पे आइए। ठीक है, डॉक्ट्रिन ऑफ वेवर बड़ा इंटरेस्टिंग है। सुधीर वाला केस, ये भी लास्ट आ जाइए। प्रैक्टिकल टेस्ट अप्लाइड, रोल ऑफ जुडिशियल कंट्रोल, देन लास्ट ये है वेवर ऑफ द फंडामेंटल राइट्स। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। अब ध्यान से सुनो आप, क्या फंडामेंटल राइट्स को वेव कर सकते हो आप? क्या आप बोल सकते हो कि कोई बात नहीं, मैं अपना फंडामेंटल वेव कर रहा हूँ, मेरा राइट वायलेट करो? करो करो, मैं खुद ही कह रहा हूँ वायलेट करो, मैंने वेव कर दिया। वेव मतलब कि आई डोंट नीड फंडामेंटल राइट, मैं वेव कर रहा हूँ इसको। कर सकते हो आप वेव? वेव कर सकते हो? एक एग्जांपल बताता हूँ आपको। चलो एक एग्जांपल लेते हैं। आपने आर्टिकल 20 का क्लॉज 3 पढ़ाया होगा, मैंने थोड़ा सा ऊपर से, रूल अगेंस्ट सेल्फ इंक्रिमिनेशन पढ़ाया था कि नहीं? रूल अगेंस्ट सेल्फ इंक्रिमिनेशन, किसी भी व्यक्ति को उसी के खिलाफ गवाही देने के लिए आप मजबूर नहीं कर सकते। बोलो यस और नो? यही है ना? सिमिलरली आर्टिकल 21 राइट टू लाइफ, आर्टिकल 21 राइट टू लाइफ, ये मिलता है ना सबको। अब मैं एक सिंपल सी एग्जांपल बताता हूँ। बॉम्बे में ना एक ये बॉम्बे कह रहा हूँ, एक केस हुआ था ओल्गा टेनिस। ठीक है, उसमें क्या हुआ कि कुछ स्लम ड्वेलर्स, स्लम में रहने वाले लोग, वो ना सरकारी जमीन पे पेवमेंट के ऊपर अपने वो झुग्गी झोंपड़ी होती है ना जो हट, वो डाल के वहां पर बैठ गए। वो सरकारी जमीन थी। तो वहां पर जब गवर्नमेंट ऑफिशियल्स आए, उन्होंने बोला ये हटाओ, ये सरकारी जमीन है। उन्होंने बोला कि देखो अभी हमारे पास कोई और जगह नहीं है, ठीक है, आप हमें यहाँ अभी रहने दो, हम जब भी आप बोलोगे कि यहाँ से सारा उठा लो, तो हम यहाँ पर चुपचाप चले जाएंगे और हम बिल्कुल भी कोर्ट के अंदर नहीं जाएंगे कि हमारा राइट टू लाइफ वायलेट हो रहा है। क्योंकि देखो, जब किसी का, चाहे वो स्लम ड्वेलर ही है, गवर्नमेंट अगर जब आके वहां पर इतनी देर से वो वहां पर रह रहे हैं, जब आके वहां पर डिमोलिशन या हटाती है, सारा डिमोलिशन ड्राइव करती है, तो फिर कोर्ट भी स्टे लगाता है कि पहले इनको रिहेबिलिटेट करो। क्या करो इनको? रिहेबिलिटेट। क्योंकि राइट टू लाइफ तो स्टेट की ड्यूटी है, सबको राइट टू लाइफ वायलेट नहीं होना चाहिए किसी का, है ना? तो उन्होंने क्या बोला कि हम ना लिखकर अंडरटेकिंग दे देते हैं कि हम अभी यहाँ पर हमें रहने दीजिए आप। मतलब वो बना रहे थे, तो उन्होंने बना नहीं, वो कह रहे हमें बना दे, तो जब बोलोगे हम हटा के चले जाएंगे।
उन्होंने अंडरटेकिंग भी लिख के दे दी कि कल को हम आर्टिकल 21 के ऊपर पिटीशन भी नहीं फाइल करेंगे कि यहाँ से हमें हटाया जा रहा है। एक तरह का उन्होंने वेव कर दिया, बोलो यस और नो। उन्होंने बोला हम इसके ऊपर कभी भी पिटीशन फाइल नहीं करेंगे, हम अपना आर्टिकल 21 को क्या कर रहे हैं, वेव कर रहे हैं, चाहे आपके हमें यहाँ पर हटा भी देना। समझ में आई बात या नहीं? जब वो हटाने आए ना, तो उन्होंने कोर्ट में जाके पिटीशन फाइल कर दी, पिटीशन फाइल कर दी कि हमारा क्या वायलेट हो रहा है, आर्टिकल 21। अब वहां पर गवर्नमेंट ने ये पॉइंट उठाया कि सर दे हैव वेव्ड द फंडामेंटल राइट, एंड उन्होंने अंडरटेकिंग दी हुई है कि हम ये राइट क्लेम नहीं करेंगे। बोलो दी थी ना अंडरटेकिंग? अब क्वेश्चन यही है, क्वेश्चन ये है कि क्या कोई वेव कर सकता है? अगर ऐसा वेव कर दिया तो फिर तो कोर्ट उनको आर्टिकल 21 का बेनिफिट ना देती, और उनको, क्योंकि उन्होंने अंडरटेकिंग तो दी थी। तो यहाँ पर हमारा डॉक्ट्रिन ऑफ वेवर आता है। कोर्ट ने बोला कि जो फंडामेंटल राइट्स हैं उनका एक पब्लिक पॉलिसी है। क्या है उनकी? एक उनका एक पब्लिक पॉलिसी है, वो पब्लिक वेलफेयर और पब्लिक सिक्योरिटी और पब्लिक के राइट्स के लिए बनाए गए हैं। बोलो यस और नो? पब्लिक पर्पस सर्व होता नहीं उनसे? बोलो यस और नो? तो उन्होंने बोला एक पब्लिक पर्पस है, कोई पर्सन अगर खुद बोल भी देना कि मैं वेव कर रहा हूं, तो वेव नहीं माना जाएगा, किसी केस में नहीं वेव माना जाएगा। ठीक है, उनको फिर भी वो राइट मिलेगा, क्योंकि अगर ऐसा अलाउ कर दोगे ना आप, फिर तो स्टेट जो पार्लियामेंट है या गवर्नमेंट है जो एग्जीक्यूटिव है, वो जो इलिटरेट लोग हैं या कुछ भी ऐसे हैं जो जिनको नहीं पता, उनको डरा धमका के कुछ भी उनको बोले अंडरटेकिंग साइन करो कि तुम ऐसा नहीं करोगे, और वहां से कोई लॉ पास कर दे, लॉ पास करके उनका राइट क्या करे, वॉलेट करे। और जब लॉ राइट वॉलेट होगा तो वो लोग बोल अपना राइट रेज ना कर पाए, क्योंकि उन्होंने क्या दी हुई है कि हमने इसको क्या कर दिया है, वेव कर दिया है। तो वो फिर उसको चैलेंज कैसे करेंगे कि सर ये लॉ जो पास हुआ है हमारा फंडामेंटल राइट वॉलेट कर रहा है, क्योंकि उन्होंने अपना फंडामेंटल राइट क्या कर दिया है, वेव कर दिया है। तो कोर्ट ने बोला नो, नथिंग डूइंग। कोर्ट ने बोला कि फंडामेंटल राइट्स कभी भी वेव नहीं हो सकते, कभी भी वेव, चाहे बंदा खुद भी लिख के दे दे तब भी वो वेव नहीं होंगे, क्योंकि उनका एक क्या है, पब्लिक पर्पस है। आई बात समझ या नहीं आई? ये बस यही है डॉक्ट्रिन ऑफ वेवर को आप ध्यान से देखिए। वेवर मींस द वॉलंटरी सरेंडर और अबेंडमेंट ऑफ द राइट, अबेंडमेंट। ठीक है, आगे लिखा है द कॉन्स्टिट्यूशन क्वेश्चन है कैन अ पर्सन वॉलंटरली गिव अप और वेव हिज फंडामेंटल राइट। तो यहाँ पर अब आपको ध्यान देना है कि दो केस आए थे। ठीक है, केस का नाम है बहरम वर्सेस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र। यहाँ पर जो फैसला आया था वो सही नहीं था, फैसला अगले वाले केस में सही आएगा। ये वाला केस कौन सा है, बहरम वर्सेस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र। इसमें कोर्ट ने बोला कि हाँ वेव कर सकते हैं। कोर्ट ने बोला कि फंडामेंटल राइट दो प्रकार के होते हैं, कुछ फंडामेंटल राइट्स होते हैं जो सिर्फ इंडिविजुअल बेनिफिट देते हैं, और कुछ फंडामेंटल राइट होते हैं जो पब्लिक पर्पस सर्व करते हैं। समझ में आई बात या नहीं? जैसे कुछ फंडामेंटल राइट है जिनका इंडिविजुअल पर्पस है। क्या? जैसे इंडिविजुअल पर्पस वाले कौन से हो सकते हैं बताओ, जो इंडिविजुअल पर्पस सर्व करते हैं कौन से? जैसे आर्टिकल 19 राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, इंडिविजुअल पर्पस है ना, राइट टू मूव फ्रीली थ्रू आउट द टेरिटरी ऑफ इंडिया। उन्होंने बोला कुछ होते हैं जो इंडिविजुअल सर्व करते हैं पर्पस, जो इंडिविजुअल पर्पस सर्व करते हैं उनको वेव किया जा सकता है। जो पब्लिक पर्पस सर्व करते हैं जैसे राइट टू लाइफ और इक्वालिटी, ये पब्लिक पर्पस सर्व करते हैं, ये वेव नहीं हो सकते। पर ये फैसला गलत है। बाद में कोर्ट ने बोल दिया कि जोन से भी फंडामेंटल है सारे के सारे, किसी को भी वेव नहीं कर सकते, क्योंकि ये राइट्स बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये डॉक्ट्रिन जो है वेवर, ये जो नेक्स्ट केस अगर आएगा दिखाता हूं मैं अभी आपको। कौन सा केस का नाम क्या बताइए जरा? विशेषनाथ वर्सेस इनकम टैक्स कमिश्नर, विशेषनाथ वर्सेस इनकम टैक्स कमिश्नर। ठीक है, इसमें कोर्ट ने बोला कि भाई कोई भी फंडामेंटल राइट वायलेट नहीं। इसमें कहानी है एक, ये ना इनकम टैक्स एक्ट की कहानी है। एक पर्सन, उसने इनकम टैक्स भरा होगा, तो इनकम टैक्स वालों ने बोला कि भाई साहब आपने ना टैक्स कम बनाया, आपने टैक्स की चोरी की है, तो आपको पेनल्टी लगेगी। तो सेक्शन 5 क्लॉज 1 इनकम टैक्स एक्ट का उस टाइम पे जो था, उसके अकॉर्डिंग उस बंदे के ऊपर पेनल्टी लगाई। पेनल्टी लगा दी 3 लाख की या मान लो 4 लाख की। फिर वो बंदा कहता है मैं कोर्ट में फाइट करूंगा कि मैंने तो कोई भी टैक्स एवेजन नहीं करी, मेरे ऊपर नजायज पेनल्टी लगाई जा रही है सेक्शन 5 के अंदर। फिर इनकम टैक्स वालों ने बोला, और उसने बोला यार कोर्ट में केस इतना लंबा चलेगा तो मैं सेटलमेंट ही कर लेता हूँ। क्या कर लेता हूँ मैं? तो ऐसे होता है, आपको पता है इनकम टैक्स जो होता है ना, ये बीच बीच में ना एक स्कीम निकालते हैं, विवाद से विश्वास। क्या विवाद से विवाद मतलब डिस्प्यूट है, विश्वास। वो क्या कहते हैं, आपको ऑप्शन देते हैं कि देख भाई 4 लाख की पेनल्टी लगाई थी ना, ऐसे कर 2 लाख दे, सेटल कर, विवाद से विश्वास, विवाद खत्म करो। क्यों? वो कहते हैं कोर्ट में, गवर्नमेंट भी कहती है कोर्ट में भी बहुत टाइम लगेगा, कोर्ट का फैसला आएगा तब जाके पेनल्टी अप्रूव होगी या नहीं होगी। तो इस बंदे ने क्या करा, इसने बोला कि ये यार मेरे ऊपर पेनल्टी लगी है, मैं तो गलत मानता हूँ, पर मैं चलो सेटल कर लेता हूँ मामला। क्या कर लेता हूँ? सेटल। इसने सेटल करके एग्री कर लिया, लिख के दे दिया कि मैं इतने पैसे दूंगा। इन द मीन वाइल किसी बंदे ने ना ये लॉ को चैलेंज कर दिया कोर्ट के अंदर कि ये फंडामेंटल राइट को वायलेट करता है, ये डिस्क्रिमिनेशन करता है। तो कोर्ट ने इस सेक्शन को जिसके अंदर उसको पेनल्टी लगाई थी, उस सेक्शन को क्या डिक्लेयर कर दिया? अनकॉन्स्टिट्यूशनल।
अब ये बंदा विजेंद्र नाथ कहता है कि मैं पेनल्टी नहीं दूंगा क्योंकि मेरे पर पेनल्टी जो लगाई थी जिस सेक्शन में, वो सेक्शन ही क्या है, अनकॉन्स्टिट्यूशनल, और मैं नहीं दूंगा। और वो डिपार्टमेंट वाले, इनकम टैक्स वाले कहते हैं नहीं, तू नहीं अब ये क्लेम कर सकता क्योंकि तूने अपना राइट वेव कर दिया है। कौन सा वेव? कि तूने खुद बोला था कि मैं सेटलमेंट करने के लिए तैयार हूं, चाहे अब ये सेक्शन अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर हो गया है, तू अपना फंडामेंटल राइट आर्टिकल 14 नहीं क्लेम कर सकता। तो कोर्ट ने बोला नहीं, क्यों नहीं कर सकता, चाहे सेटलमेंट कर लियो, तो वो वेवर नहीं माना जाएगा और स्टिल उसके ऊपर कोई पेनल्टी नहीं लगेगी। आई बात समझ या नहीं? सिंपल, एज सिंपल एज दैट। तो विद दिस आई एम ओवर विद द होल टॉपिक, ठीक है। आर्टिकल 13 इज ओवर फ्रॉम माई साइड। आर्टिकल 13 मजा आया कि नहीं? बोलो कितने टॉपिक से, बहुत टेक्निकल थे बट मैंने बहुत सिंपल तरीके में आपको समझाया, एक एक केस, एक एक पॉइंट समझाया। बस एक लास्ट चीज नोट डाउन कर लो, लास्ट चीज नोट डाउन कर लो एक, अपनी कॉपी पे, वो है आपका ओल्गा टेलिस वाला केस, तो मैंने आपको करा दिया। नर्सिंग वाला केस ये नहीं तो हमारे लिए इंपॉर्टेंट। हाँ प्लीज, यूनाइटेड स्टेट्स में क्या है, यूनाइटेड स्टेट्स, यूनाइटेड स्टेट्स में एक पर्सन अपना फंडामेंटल राइट वेव कर सकता है। अमेरिका में एक जो पर्सन है वहां का सिटीजन, वो अपना फंडामेंटल राइट वेव कर सकता है, बट इंडिया में फंडामेंटल राइट वेव नहीं हो सकते। इज दैट क्लियर? बोलो यस और नो। ठीक है, चलिए, थैंक यू। ये वाली क्लास तो यहीं पे